जैसा कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये जो है मेरे पास क्वेश्चन पेपर है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2024 का जो है, यहाँ पे देख सकते हैं सेट कोड जो है डी मेरे पास यहाँ पे उपलब्ध है और इसका जो है यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर देख सकते हैं 0102544। यहाँ पे जो है ए इसका क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर है और आप लोग का विषय कोड यहाँ पे 112 है जो कि यहाँ पे साइंस विषय का जो है ए सेट कोड है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों को इस मॉडल पेपर से ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन जो है बहुत सारे जो है लड़ने वाले हैं बोर्ड परीक्षा में, तो इसलिए इस मॉडल पेपर को जो है बहुत ही अच्छे ढंग से एकदम सटीक तरीके से जो है आप लोग देखिएगा, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन मिस किए ना तो आपके बोर्ड परीक्षा में हो सकता है कि वो क्वेश्चन पूछ दे आप फिर जो है आप पछताने लगे। ठीक है, तो हम झकास बाबा हैं और आपको जो है हम निराश कभी भी नहीं करेंगे। तो चलिए सीधे सीधे यहाँ पे विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग बाद में देखेंगे। जी हाँ, एक ही वीडियो में उपलब्ध तो नहीं रहेगा, लेकिन आपको हम बता देना चाहते हैं कि ये पार्ट वाइज जो है वीडियो रहेगा और ये जो है आप लोग पार्ट 1 देख रहे हैं इस मॉडल पेपर का, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन पेपर का जो है आप लोग पार्ट 1 देख रहे हैं और क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 जो है आप लोग को यहाँ पे प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध रहेगा। इसके बाद जो है पार्ट 2 आएगा, फिर पार्ट 3 आएगा। ये सारे के सारे जो है माने कि पार्ट जो है आप लोग को प्लेलिस्ट में मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे जी? प्लेलिस्ट में। तो जा करके वहां से जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग के सामने हम शुरुआत करते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन से और यहाँ पे जो है सबसे पहले आप देखिए निर्देश वगैरह है तो आप लोग यहाँ पे रुका करके पॉज करके पढ़ लीजिए। अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे निर्देश को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये वाला निर्देश जो है यहाँ पे कह रहा है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। देखिए, प्रश्न संख्या 1 से 80 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन 80 प्रश्नों में से किन्हीं 40 प्रश्नों को अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओमर शीट उत्तर पत्रक पर चिन्हित करना है। ठीक है, करें। तो देखिए यहाँ पे देखिए 1 से लेकर के 80 को जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसमें से प्रत्येक प्रश्न के साथ जो है 4-4 को ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें से कोई एक ही ऑप्शन सही है, उसे ही क्या करना है जी? आपको टिक आउट करना है ओमर पत्रक में। ठीक है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये 80 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन नहीं बनाना है, मात्र 40 को क्वेश्चन ही बनाना है। ठीक है, लेकिन हम आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करके दिखा रहे हैं, इसलिए आपको हम 80 का 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है। यानी कि जो आप लोग सोलर लेके आते हैं ना, जिससे आप लोग क्या करते हैं जी, घर पे छत पे लगा देते हैं और उससे जो है सूरज के प्रकाश के माध्यम से बिजली को तैयार करते हैं। तो उस सोलर सेल में क्या चीज लगा होता है? तो ध्यान रखिएगा वो सिलिकॉन लगा होता है। उसमें क्या लगा होता है जी? सिलिकॉन लगा होता है। और ये सवाल पूछने का एकदम हाईली चांसेस है, पूछ सकता है, इस बार ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 2 नंबर सवाल देख लीजिए, वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। यानी कि प्रतिरोध के कारण चालक में क्या उत्पन्न होता है? देखिएगा, अगर प्रतिरोध उसमें ज्यादा होगा तो तार जो है गर्म होता है, प्रतिरोध कम रहेगा तो तार थोड़ा सा कम होता है, कम गर्म होता है, ध्यान रखिए। यानी कि प्रतिरोध के कारण उसमें क्या होता है जी? उसमें प्रभाव उत्पन्न होता है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी आप लोग टिक आउट कर देंगे। यहाँ पे 3 नंबर सवाल को देखिए, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। तो प्रतिरोध का अगर मान बढ़ाना हो ना तो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़िएगा। किस क्रम में जोड़िएगा जी? श्रेणी क्रम में। अगर प्रतिरोध का मान घटाना हो, प्रतिरोध का मान क्या करना है जी? घटाना है, ध्यान रखिएगा। आर का मान अगर घटाना हो, प्रतिरोध का मान घटाना हो तो उसे पार्श्व क्रम में माने जोड़िएगा। पार्श्व क्रम को ही हम लोग बोलते हैं समांतर क्रम। क्या बोलते हैं जी? समांतर क्रम बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। समांतर क्रम संयोजन इसको बोलते हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए, अगर प्रतिरोध का मान बढ़ाना हो तो श्रेणी क्रम में जोड़िएगा, अगर प्रतिरोध का मान घटाना हो तो इसको पार्श्व क्रम में जोड़िएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको याद रखेंगे। अच्छा, इसका कारण क्या है? तो कारण यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे जो समांतर क्रम में अगर प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो उसका समतुल्य प्रतिरोध का जो सूत्र होता है वो 1/R इज इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बेसिकली जो है इस तरह से जब प्रतिरोध जितना भी होगा सबको जोड़ते जाएंगे। तो इस तरह से जो है देखिएगा, ये ओवरऑल जो मान यहाँ पे R का हम लोग प्राप्त करते हैं तो क्या होता है जी? ये मान जो है छोटा प्राप्त होता है। क्या मान प्राप्त होता है जी? ये छोटा मान प्राप्त होता है। वहीं अगर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध हो जाते हैं तो इसका समतुल्य प्रतिरोध जो होता है वो R इज इक्वल टू होता है R1 प्लस में R2 और प्लस में R3। इस तरह से डायरेक्ट जो है हम लोग प्रतिरोध को जो है जोड़ते जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर जोड़ते हैं, लगातार जोड़ते हैं तो इससे क्या होगा जी? मान जो है बड़ा प्राप्त होगा, ध्यान रखिए। तो प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए हम लोग श्रेणी क्रम में ही प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। क्या होगा जी? यहाँ पे प्रतिरोध का मान स्पष्ट रूप से बढ़ेगा। अगर समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो मैंने कि ओवरऑल प्रतिरोध का होता है जी? घटते जाता है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे आप लोग को ये बात याद रखना
चाहिए और इस सूत्र के आधार पर याद रखिएगा तो ज्यादा बेस्ट होगा। यहाँ पे देखिए अगला जो सवाल है वो कह रहा है कि 4 नंबर में श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। ठीक है, यानी कि जो श्वेत प्रकाश है यानी कि उजला कलर का जो प्रकाश होता है, ठीक है, उसमें वर्ण विक्षेपण कौन उत्पन्न करता है, इसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। इसके देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है ए में कांच की झिल्ली, यहाँ पे देखिए सिल्ही लिखना चाहिए लेकिन झिल्ली लिखा गया, सिल्ही लिखा गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कांच की सिल्ही कहिए, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, प्रिज्म। तो आपसे हम पूछना चाहते हैं कि श्वेत प्रकाश को 7 गो अपने अवयवी रंगों में विभक्त कौन करता है? कांच की सिल्ही करता है या फिर समतल दर्पण करता है या फिर गोलीय दर्पण करता है या फिर प्रिज्म करता है? तो आप लोग सर प्रिज्म से जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है और श्वेत प्रकाश को प्रिज्म जो है 7 गो रंग में विभाजित करता है और 7 रंग का नाम भी आपने पढ़ाया हुआ है। क्या नाम पढ़ाया है जी, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बैजानी पिनाला आपको सूत्र बताए थे, बैजानी पीनाला। ठीक है, ध्यान रखिए, पीनाला। ठीक है, देखिए बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, ध्यान रखिए, बैजानी पीनाला, ये 7 गो अवयवी रंग है जिसमें से आप लोग यहाँ पे प्रिज्म जो है क्या करता है जी, ये 7 गो अवयवी रंगों में विभक्त करता है श्वेत प्रकाश को। ठीक है, और आप लोग से ध्यान रखिएगा इसमें बैंगनी रंग का जो है झुकाव सबसे ज्यादा होता है और लाल रंग का झुकाव का होता है सबसे कम होता है। इस बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। 5वां नंबर यहाँ पे सवाल देख लीजिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है ध्यान रखिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है जी? उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ध्यान रखिए उत्तल लेंस, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी में कभी भी दर्पण का प्रयोग नहीं होता है, ये आप लोग जो है दर्पण का प्रयोग नहीं होता है, अवतल लेंस का भी प्रयोग नहीं होता है। ये सब आप लोग ध्यान रखिए। सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी में दर्पण का प्रयोग होता है लेकिन नीचे होता है वो प्रकाश को करने के लिए जी, प्रकाश को परावर्तित करने के लिए, ताकि वो वस्तु जो मैंने स्लाइड पर रखे हैं वो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे, तो उसके लिए दर्पण का प्रयोग करते हैं। लेकिन सरल सूक्ष्मदर्शी जो मैकेनिज्म होता है उसमें ध्यान रखिएगा, इसमें मैंने उसमें दर्पण का प्रयोग होता नहीं है। ठीक है, उसमें क्या चीज का प्रयोग होता है जी? उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, जिससे हम लोग आंख से देखते ध्यान रखिए तो वो वस्तु जो है दिखाई देता है, बहुत ही छोटे छोटे पदार्थ जो है दिखाई देते हैं। ठीक है, तो वो उत्तल लेंस होता है। अब यहाँ पे 6वां नंबर सवाल देख लीजिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब का ऊंचाई हम लोग h2 मानते हैं और बिंब का ऊंचाई क्या मानते हैं जी? h1 मानते हैं। इन दोनों का अनुपात यानी कि बटा निकालेंगे तो किसका सूत्र निकलेगा जी? m का सूत्र निकलेगा। और इस m को क्या बोलते हैं जी? तो आप लोग बोलते हैं आवर्धन। क्या बोलते हैं जी? आवर्धन। तो ये जो है अनुपात क्या कहेंगे जी? हम लोग आवर्धन कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब का ऊंचाई और बिंब का ऊंचाई का अनुपात जो है आवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है जी? आवर्धन कहलाता है। तो ऑप्शन जो है आप लोग ए याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 7 नंबर देखिए, एल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है? तो एल्कोहल का अपवर्तनांक जो है 1.36 होता है। 1.36 यानी कि 1.36 होता है। तो अल्कोहल का अपवर्तनांक आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, 8 नंबर सवाल देख लीजिए यहाँ पे। अच्छा, अल्कोहल समय जो है जितने भी अपवर्तनांक है वो आपको हमने डिटेल्स में पढ़ाए हुए हैं। आप लोग चाहें तो फिजिक्स का जो प्लेलिस्ट है उससे आप लोग ऑब्जेक्टिव वीडियो को देखिएगा ना जी, तो वहां पे आपको डिटेल्स में मिलेगा, या फिर सब्जेक्टिव वीडियो देखिएगा तो वहां से भी आपको डिटेल्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अपवर्तनांक आप लोग जरूर याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। तो नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया जो होती है, यानी कि समंजन क्षमता जो यानी कि समंजन क्षमता जो होता है, ठीक है, उसे जो है कौन नियंत्रित करता है, यही पूछ रहा है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है यानी कि समंजन क्षमता को कौन नियंत्रित करती है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा सिलियरी पेशिया या फिर पक्षमाभी मांसपेशिया जो है इसको नियंत्रित करती है। तो 8 का आप लोग ऑप्शन जो है सी याद रखिएगा। बहुत ही गजब का सवाल यहाँ पे दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये सब सवाल जो है याद रखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपके परीक्षा में इन्हीं में से 2-4 क्वेश्चन जो है पूछ दे। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए, तो याद रखना चाहिए। अब यहाँ पे चलते हैं सीधे हम लोग 9 नंबर सवाल पे, यानी कि अगले पेज पे ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिए 9 नंबर जो सवाल है वो क्या कह रहा है जी? प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। तो अगर बात करते हैं भारत में, ठीक है, ये भारत में का दिया हुआ, ध्यान रखिएगा। अगर भारत में का बात हम लोग करते हैं तो भारत में प्रत्यावर्ती जो धारा होती है, अल्टरनेटिव करंट यानी कि एसी करंट होती है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इसका आवृत्ति जो होता है 50 हर्ट्ज होता है। कितना होता है जी? 50 हर्ट्ज होता है। और यहाँ पे अगर बात करें वोल्टेज का तो वो 220 ओवरऑल जो है ओवरऑल जो है वोल्टेज पे काम करता है, 220 वोल्ट। ठीक है, इससे ज्यादा भी आता है, इससे कम भी आता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन सामान्य जो स्टैंडर्ड है भारत में वो कितना है जी? 220 वोल्ट का स्टैंडर्ड है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए 10 नंबर में, किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो कोई धारावाही जो है परिनालिका यानी कि परिनालिका के अंदर जो है धारा बह रहा है, ध्यान रखिए, तो उस समय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, तो सभी बिंदु पर यानी कि चुंबक के माने कि भीतर चुंबक की तरह काम करेगा। तो चुंबक के भीतर जो है सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या रहता है जी? तो आप लोग ध्यान रखिए, सभी यानी कि बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। कैसे जी? प्रणालिका के भीतर। कहाँ जी? परिनालिका के भीतर
सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का होता है जी समान होता है। तो 10 का जो है ऑप्शन ए याद रखिएगा। 11 नंबर सवाल वापस से देखिएगा कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, स्पेक्ट्रम यानी कि एक वर्णपट प्राप्त करना, यानी कि पर्दा पर जो है 7 रंग का जो है पट्टी प्राप्त करना है। और 7 रंग कौन होंगे जी? वही बैजानी हब पिनाला वाला जो है पट्टी होंगे। ठीक है, तो बैजानी हब पिनाला वाला नहीं कि बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, ये सब जो है आप लोग को रंग का एक पट्टी प्राप्त करना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो इसको प्राप्त करना है तो किसका प्रयोग करेंगे? कांच की सिल्ली का? नहीं, कांच की सिल्ली का प्रयोग नहीं करेंगे। दर्पण का? तो दर्पण का तो प्रयोग नहीं करेंगे। उत्तल लेंस का प्रयोग नहीं कर सकते। उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे तो खाली प्रकाश का अपवर्तन दिखाएगा। प्रकाश का भी दिखाएगा जी अपवर्तन। लेकिन है जो है प्रिज्म, ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण दिखाता है, यानी कि श्वेत प्रकाश को अगर गुजारेंगे तो उसके 7 रंगों में विभक्त कर देगा, वर्णों को अलग अलग जो है बांट देता है। तो प्रिज्म से हो सकता है जी स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझे होंगे और 11 का जो है ऑप्शन डी आप लोग टिक आउट कर देंगे। 12 नंबर सवाल देख लीजिए। कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न, कांच प्रिज्म यानी कि शीशे का जो प्रिज्म है, ठीक है, उसके द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो झुकाव सबसे ज्यादा किसका होता है जी? तो जो नीचे होता है, नीचे कौन होता है जी? बैंगनी कलर होता है, क्योंकि बैजानी हब पिनाला आप लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं, तो बैंगनी रंग का झुकाव ज्यादा होता है और लाल रंग का जो झुकाव होता है वो कम होता है। तो लाल रंग ऊपर होता है स्पेक्ट्रम में और बैंगनी रंग जो है नीचे होता है। तो झुकाव किसका ज्यादा है जी? तो बैंगनी रंग का झुकाव ज्यादा है, तो यहाँ पे बैंगनी रंग का जो है ऑप्शन टिक आउट कर देंगे। और लाल रंग का झुकाव जो है सबसे कम होता है। ठीक है, तो लाल रंग जो है ऊपर रहता है, तो इसको हम लोग टिक आउट नहीं करेंगे, बैंगनी रंग को टिक आउट करेंगे। ध्यान रखिएगा, बैजानी हब पिनाला नीचे से शुरू किया जाता है। कहां शुरू किया जाता है? नीचे से। बैजानी हब पिनाला ऐसे शुरू किया जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। 13 नंबर सवाल देख लीजिए। लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो देखिए ये जो है मान चले कि हमने उत्तल लेंस ही बना लिया, तो इसका मुख्य फोकस कौन होगा जी? तो देखिए अगर इधर से प्रकाश किरण समांतर भेजेंगे तो इधर जो है फोकस बनेगा, और इधर से प्रकाश किरण भेजेंगे तो क्या होगा जी? इधर जो है एक फोकस बनेगा। तो इधर 2 फोकस बनता है। तो लेंस में जो है मुख्य फोकस को बनता है जी? 2 बनता है, ध्यान रखिए। लेकिन वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो इधर से जो है मेन फोकस हम लोग का राइट साइड वाला होता है। ठीक है, लेकिन दोनों का दोनों जो है यहाँ पे फोकस बनेगा तो बनेगा, जिधर से आप प्रकाश किरण भेजिए उधर से जो है आपका क्या होगा जी? मुख्य फोकस बनेगा तो बनेगा। ठीक है, तो इसमें कौन फोकस होगा जी? 2 फोकस होगा, क्योंकि दोनों तरफ से प्रकाश को भेजा जा सकता है। अब देखिए 14 नंबर सवाल है यहाँ पे। 14 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है जी? तो देखिए कह रहा है कि किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं। यानी कि अगर किसी लेंस में बाहर की ओर से 2 उभरा हुआ यानी कि उठल, ठीक है, दोनों तरफ से उठल, एनहू से अहनहू से दोनों तरफ से उभरा हुआ है। ठीक है, इस तरह से जो 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसको क्या कहेंगे? ध्यान रखिएगा, ऐसा अगर बना कि गोलीय पृष्ठ हो तो इसको कौन सा लेंस बोलते हैं जी? तो आप लोग बोलते हैं सर इसको उत्तल लेंस। क्या बोलते हैं जी? उत्तल लेंस बोलते हैं। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 14 का क्या करेंगे जी? हम लोग सी टिक आउट करेंगे। 15 नंबर सवाल देखिए। रोगियों के नाक, कान, गले आदि को जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। तो यानी कि देखिए कान, नाक जो है, गले को देखना है, तो इसमें देखिए छेद बहुत पतला पतला होता है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा कुछ प्रयोग करेंगे जो कि प्रकाश, यहाँ पे देखिए सभी ऑप्शन में जो है दर्पण देते हैं, यानी कि दर्पण का ही प्रयोग करेंगे, जो कि क्या करे जी? सभी प्रकाश किरण को एक जगह इकट्ठा कर दे। सभी प्रकाश किरण का कर दे एक जगह इकट्ठा यहाँ पे कर दे। ठीक है, ध्यान रखिए, एक जगह इकट्ठा कर देगा, ध्यान रखिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा जी? ये पतला प्रकाश का जो है फोकस बनेगा, और पतला प्रकाश का फोकस बनके जो है मैंने क्या कर सकते हैं जी? पतले से पतले छेद में देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नाक, कान, गला आदि में अगर देखना है ना जी, तो इसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग होना जरूरी है जी? अवतल दर्पण का, क्योंकि ये प्रकाश किरण क्या करता है जी? एक जगह इकट्ठा करता है, यानी कि फोकसित करता है एगो बिंदु पर। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। 16 नंबर सवाल देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो ये सभी लोग जानते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, कौन कौन नियम होता है इसको रिपीट कर देते हैं। एगो जो पहला नियम होता है वो होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, और दूसरा जो होता है किसी रंग के लिए, किसी वर्ण के लिए ध्यान रखिएगा कि आपतन कोण की जाया और प्रवर्तन अथवा अपवर्तन कोण की जाया। ठीक है, ध्यान रखिए, किसी वर्ण के लिए आपतन कोण की जाया यानी कि साइन आई, ठीक है, तथा अपवर्तन कोण की जाया यानी कि साइन आर। ठीक है, ध्यान रखिए, इनका अनुपात एक नियतांक होता है, ध्यान रखिए, जिसे हम लोग म्यू से सूचित करते हैं। तो ये जो है हम लोग का चीज प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है। हाई जो है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये पहला नियम हो गया। ठीक है, तो ये दोनों नियम जो है ध्यान रखिए। और हाई जो
दूसरा नियम है ना, इसी को स्नेल का भी नियम बोला जाता है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, स्नेल का नियम इसको बोला जाता है। ठीक है, तो दूसरा नियम जो है होता है स्नेल का नियम होता है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 गो नियम होता है। पहला नियम आप लोग को रिपीट कर दिए हैं, दूसरा नियम जो है एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। किसी वर्ण विशेष के लिए, ठीक है, चाहे किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे म्यू से सूचित करते हैं। इस बारे में ध्यान रखिए। तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर, ए प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है। तो इस 16 नंबर का जो है ऑप्शन आप लोग सी याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हो सकता है कि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछ दे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 17 नंबर सवाल, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। तो बिजली के फ्यूज का जो तार होता है वो तांबा और टीन का जो है बना होता है। किसका बना होता है? तांबा और टीन का बना होता है। देखिए इसमें पतला सा एक तार होता है तांबा का, इस पर जो है टीन का जो है परत चढ़ा दिया जाता है। तो इस तरह से जो है एक विद्युत फ्यूज बनाता है और इसका जो है गलनांक बहुत कम होता है, इसलिए तनियों से गर्म होगा ना तो गल जाता है। ठीक है, जिससे आपका जो है परिपथ अवरुद्ध हो जाएगा और आप में जितने भी परिपथ में सामान जो रहे जैसे टीवी, कूलर वूलर, जितना भी पंखा उनका सब है ना जी, वो सब जो है माने कि जलने से बच जाएगा। ये कब होता है जी? जब धारा का मान अत्यधिक बढ़ जाए तो, यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय में ये काम आता है, ध्यान रखिएगा। जब क्या होता है, ये पूरा का पूरा गर्म हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में देख लीजिए यहाँ पर 17 नंबर में जो है ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी होगा, तांबे और टीन दोनों का प्रयोग करके जो है यहाँ पे फ्यूज का तार जो है बनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 17 का यहाँ पे सी है। 18 नंबर सवाल देख लीजिए, जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होती है, यहाँ पे जहां से विद्युत का माने कि विद्युत का प्रवाह जो है आसानी से ना हो उसे क्या कहेंगे? तो देखिए विद्युत चालक तो जिसमें विद्युत का प्रवाह होता है उसको बोलते हैं, तो विद्युत रोधी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? विद्युत रोधी बोलेंगे। तो 18 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल देख लीजिए, परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापा जाता है। तो विभवांतर को अगर मापना है तो वोल्टीमीटर से मापेंगे। विभवांतर किससे मापेंगे जी? वोल्टीमीटर से। और याद रखिएगा वोल्टीमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कौन से क्रम में जोड़ा जाता है जी? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अच्छा, एमीटर से मापते हैं विद्युत धारा को। किसको मापते हैं जी? विद्युत धारा को मापते हैं, ध्यान रखिएगा। और एमीटर को जोड़ा जाता है इस श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कौन सा क्रम में जोड़ा जाता है जी? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं 20 नंबर सवाल जो है, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो सामान्यतः जल जो है हाइड्रो से हम लोग जान जाते हैं कि हाइड्रो जहां पे लगा है वहां पे जल टाइप का जो है कुछ भाव आने लगता है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे हाइड्रो का होगा जी जल के लिए माने कि एक उपयोग किया जाने वाला शब्द हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिए। यहाँ पे देखिए अगला जो सवाल है 21 नंबर सवाल है, और 21 नंबर सवाल का कर रहा थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो आप लोग सर ताप बढ़ाते तो चालक का प्रतिरोध जो है हो जाएगा माने कि बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए ये चालक तार है तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है कंपन करते करते जो है आगे बढ़ रहे हैं। अगर इस तार को जो है गर्म कर दे, अगर इस तार को क्या कर दे जी? गर्म कर दे, ध्यान रखिए। तो गर्म करेंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास ऊर्जा जो है ज्यादा हो जाएगा, तो ये ज्यादा मात्रा में जो है टकराएंगे, एकदम बहुत ज्यादा टकराएंगे। तो जितना ज्यादा टकराएंगे उतना ही इसका प्रतिरोध बढ़ेगा। अगर ठंडा रखेंगे तो होगा जी ये जो है कम टकराएगा, क्योंकि इसके पास जो है ऊर्जा का कमी हो जाएगा। ठीक है, तो कमी हो जाएगा तो इस स्थिति में जो है क्या होगा जी? ये कम टकराएगा, कम टकराएगा तो इसका प्रतिरोध का मान घटेगा। ठीक है, ध्यान रखिए। तो ताप अगर बढ़ाते हैं तो चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो बढ़ता है। चालक तार का प्रतिरोध क्या होता है जी? बढ़ता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आज चालक तार का प्रतिरोध अगर कम करना है, ठीक है ध्यान रखिए, कम करना है तो उसको क्या करेंगे जी? ठंडा करेंगे। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको बहुत ही ज्यादा ठंडा कर देते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में ठंडा कर देते तो वो चालक की तरह काम करने लगते हैं। ठीक है, चालक की तरह काम करने का मतलब क्या चीज समझ रहे हैं जी? जो पहले सामान्य तापमान पर उसमें से कोई भी विद्युत का प्रवाह नहीं होता था, लेकिन उसको इतना ना ठंडा कर दिया, इतना ना ठंडा कर दिया कि उसमें विद्युत का प्रवाह होने लगा। ठीक है, ध्यान रखिए। तो प्रतिरोध जो है घटा देता है। क्या करता है जी? ठंडा होने पर प्रतिरोध जो है घटता है। अगर ताप बढ़ाएंगे यानी कि गर्म करेंगे तो प्रतिरोध क्या होगा जी? बढ़ेगा। तो ये दोनों बातों को आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे देखिए 22 नंबर सवाल जो है, प्रकाश क्या है? तो देखिए सामान्यतः प्रकाश जो होता है एक फोटोन नामक कण का बना होता है। ठीक है, फोटोन नामक कण का बना होता है। ये ऊर्जा सामान्यतः क्या होता है जी? ये ऊर्जा होता है और इसमें जो है कोई द्रव्यमान नहीं होता है। ये फोटोन नामक जो कण है उसमें कोई भी द्रव्यमान नहीं होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सामान्यतः कह सकते हैं जब कण यहाँ पे कह रहे हैं तो कण से मतलब हम लोग को द्रव्यमान से जरूर होता है। ठीक है, तो ये सामान्यतः द्रव्यमान नहीं है, ये क्या है जी? ऊर्जा होता है। क्या होता है जी? ऊर्जा होता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए को हम लोग टिक आउट नहीं करेंगे। ऑप्शन किसको टिक आउट करेंगे जी? ऑप्शन बी को टिक आउट करेंगे। देखिए आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है। ठीक है, वो क्या है जी? आंखों को प्रभावित करने वाली
ऊर्जा है, प्रकाश एक जो है आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है, ठीक है। ऐसा समझिए कि हमारी आंखों को दिखा देती है कोई भी वस्तु, इसका एक माध्यम है, ठीक है। प्रकाश जो है ये हमको हमारे आंखों को कुछ वस्तु को दिखा दे, उसके लिए क्या है जी, वो एक माध्यम है, ठीक है। वो एक ऊर्जा का रूप है जो कि फोटोन के ऊर्जा के पैकेटों के रूप में जो है गमन करता है, ध्यान रखिए। तो इसको कण हम लोग नहीं बोल सकते सामान्यतः, क्योंकि इसमें द्रव्यमान होता ही नहीं है, द्रव्यमान लेस है, इसमें खाली ऊर्जा होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऊर्जा का ही बना होता है। तो यहाँ पे 22 का जो है ऑप्शन हम लोग बी टिक आउट करेंगे, ध्यान रखिएगा। 23 नंबर सवाल देख लीजिए, मंद प्रकाश में यानी कि जो है माने बहुत कम प्रकाश हो, यानी कि लो लाइट सिचुएशन, समझ रहे हैं ना जी, ठीक है, उसमें किसकी शिथिलता से, यानी कि कौन चीज जो है माने कि ऐसी होता है, रिलैक्स हो जाता है, शिथिल हो जाता है मतलब छोड़ देता है उसको, ध्यान रखिएगा। तो शिथिल से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है, यानी कि पुतली का साइज जो है बढ़ जाता है। पुतली पूर्ण रूप से फैलने का जो है मतलब हुआ कि पुतली का जो है साइज बढ़ जाता है, यानी कि पुतली जो अगर छोटी चुकी है तो इसका साइज जो है तनी बड़का चुका होता है, फैल जाता है, ध्यान रखिए। तो पुतली का साइज जो है किसके माने शिथिलता से बढ़ता है, तो ध्यान रखिएगा आइरिस के शिथिलता से बढ़ता है। तो आइरिस मतलब क्या चीज जी, ऑप्शन जो है बी टिक आउट कीजिएगा, परितारिका, ठीक है। आइरिस को हिंदी में हम लोग परितारिका बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि 23 नंबर तक सवाल आपको बिल्कुल समझ में आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं सीधे से यहाँ पे 24 नंबर सवाल में, ठीक है। तो यहाँ पे 24 नंबर सवाल कहाँ गया जी, ये आ गया 24 नंबर सवाल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्थिर विद्युत में आवेश क्या होते हैं, तो स्थिर विद्युत में जो है आवेश विरामावस्था में होते हैं, स्थिर ही होते हैं, ध्यान रखिए। तो 24 का जो है ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा, टिक आउट कर लीजिएगा। स्थिर विद्युत में आवेश कैसा होता है जी, तो विरामावस्था में होते हैं। 25 नंबर सवाल देख लीजिए, दूरदृष्टि वाली आंखों साफ साफ देख सकती है, यानी कि दूरदृष्टि वाली जो है आंख है, ध्यान रखिएगा, आंखों लिखा गया आंख है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा क्या होता है, साफ साफ देख सकता है। तो दूरदृष्टि में दूर ही वस्तु को दिखाई देता है, ठीक है। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देता है, दूरदृष्टि दोष में याद रखिएगा, दूरदृष्टि दोष में कौन सा वस्तु दिखाई देगा जी, तो दूर की वस्तु दिखाई देगा, ठीक है। और कौन वस्तु दिखाई नहीं देगा, तो निकट की वस्तु जो है दिखाई नहीं देगा। और वहीं निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, ठीक है, निकट की वस्तु जो है दिखाई देती है, ध्यान रखिए, और दूर की वस्तु को दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, कौन सा दिखाई देती है जी, निकट की ही वस्तु। तो जौन दोष है उसमें वही वाला वस्तु दिखाई देता है, इसको याद रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। दूर दृष्टि दोष में दूर का ही वस्तु दिखाई देगा, और निकट दृष्टि दोष में निकट का ही वस्तु दिखाई देगा, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 26 नंबर सवाल देखिए, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने के कारण क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही तालाब का जो जल है थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो 26 का जो है ऑप्शन आप लोग सी टिक आउट कर लीजिएगा, बहुत ही मस्त सवाल है, एकदम झक्कास सवाल है। देखिए यहाँ पे 27 नंबर कह रहा है कि नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का जो है प्रकाश बनता है, तो नीला और हरा प्रकाश को जो है मिलाएंगे ना जी, तो श्यान कलर का प्रकाश बनता है। कौन सा कलर का बनता है जी, श्यान कलर का। और श्यान कलर भी ध्यान रखिए, एक पीकॉक का जो कलर होता है, ध्यान रखिए, तो पीकॉक का जो है ब्लू कलर होता है ना, ध्यान रखिए, पीकॉक का जो है ब्लू कलर, ठीक है, ध्यान रखिए, तो वही कलर का जो है दिखाई देता है। नीला और हरा जो है मिलाते हैं तो कौन सा कलर का दिखाई देता है, श्यान कलर का। और श्यान कलर ध्यान रखिएगा, मोर वाला जो है ध्यान रखिए, मोर में जो है ब्लू कलर होता है, वही ब्लू कलर को ही दिखाता है श्यान, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 27 का जो है ऑप्शन आप लोग बी याद रखिएगा। यहाँ पे हो सकता है कि आपको एक ऑप्शन पीकॉक ब्लू कलर, ठीक है, पीकॉक ब्लू कलर अगर दे दे, ध्यान रखिए, तो उसको भी आप लोग उसको याद रखिएगा, यही जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नीला हरा प्रकाश मिलाने पर श्यान कहे तो वो टिक आउट कीजिएगा, और श्यान ऑप्शन में ना देकर के पीकॉक ब्लू दे दे तभी उसको आप लोग टिक आउट कीजिएगा, मोर वाला जो है ब्लू कलर, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 28 नंबर सवाल देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो है टेस्ला है। कैसे जी, टेस्ला, वो टेस्ला कार वाला कंपनी इलॉन मस्क वाला नहीं, ठीक है, ये टेस्ला दूसरा कुछ है, ध्यान रखिए। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है जी, टेस्ला है। 28 का आप लोग बी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29 नंबर सवाल देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बदलता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का जो है निकटता, यानी कि निकट अगर होंगे तो क्या बदलाएगा, ध्यान रखिए। तो ये जो है क्षेत्र का जो है मान बताता है, दिशा नहीं बताता है। अगर रेखा जो है लगे लगे है, देखना मैंने कि बहुत पास रेखा है, तो उसको अगर काउंट करें, ध्यान रखिए, तो उससे दिशा नहीं बताया जाएगा, ये दिशा नहीं बताता है। क्या बताएगा जी, चुंबकीय क्षेत्र का मान बताएगा, उसका प्रबलता बताएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 30 नंबर, दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है, तो दर्पण की चौड़ाई को द्वारक कहा जाता है। क्या कहता है, दर्पण का द्वारक कहा जाता है, ठीक है। फोकस किसको बोलते हैं, तो जब प्रकाश किरण किसी दर्पण पर पड़ती है, तो दर्पण में पड़ने के बाद ध्यान रखिएगा, ये समांतर प्रकाश किरण अगर आती है, कैसी जी, प्रधान अक्ष से समांतर अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर जो है फोकसित होती है, उसको क्या कहेंगे जी, हम लोग फोकस बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे जी, फोकस बिंदु कहेंगे, यानी कि जिस बिंदु प्रतिच्छेद करेगी प्रधान अक्ष के, उसी बिंदु का बोलते हैं जी हम लोग फोकस बोलते हैं। तो ये दर्पण का चौड़ाई नहीं होता है। ध्रुव का
होता है? तो दर्पण का मध्य बिंदु होता है, ध्यान रखिए, तो ये ध्रुव इसको बोलते हैं। लेकिन दर्पण की चौड़ाई क्या बोलते हैं जी? दर्पण का द्वारक बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन जो है बी सही आंसर है, उसे टिक आउट कर लेंगे। यहाँ पे देखते हैं 30 के बाद जो है 31 राउंड में हमने यहाँ पे कैसे जी, यहाँ पे केमिस्ट्री का जो है सवाल यहाँ पे डाले हुए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार का जो है आयन देते हैं। ध्यान रखिए, तो अगर भस्म अगर कहना है, ध्यान रखिए, भस्म अगर कहना है तो उसको जो है जल में जब घोलेंगे तो कौन सा प्रकार का जो आयन देगा। ठीक है, और ई परिभाषा जो है ऑरेहेनियस ने दिया था। कौन दिया था जी? ऑरेहेनियस ने दिया था। ध्यान रखिए, तो आप लोग ऑरेहेनियस का परिभाषा से याद रखे होंगे कि जो OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन को जो है मुक्त करते हैं जल में घुल करके, उन्हें हम लोग भस्म कहते हैं, या फिर ऐसे कह लीजिए कि क्षार कहते हैं। और जौन जो है जल में घुल करके H प्लस आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन मुक्त करेगा, उसको हम लोग अम्ल बोलते हैं, यानी कि एसिड बोलते हैं। ध्यान रखिए, तो ये ऑरेहेनियस ने परिभाषा दिया था। ऑरेहेनियस ने परिभाषा दिया था क्या चीज कि अगर माने कि कोई भी पदार्थ को जल में घोलते हैं, अगर उससे OH माइनस मुक्त होता है तो उसको हम लोग भस्म कहेंगे। अगर उससे जो है H प्लस आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन मुक्त हो तो उसे हम लोग अम्ल कहेंगे। तो यहाँ पे 31 का जो है आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे भस्म के बारे में पूछा है, तो भस्म में हो जाएगा OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, ध्यान रखिए। अब यहाँ पे समझते हैं 32वां सवाल। वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं जी? ध्यान रखिए, तो जब अम्ल, प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म दोनों मिलेगा तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा सामान्य लवण बनेगा। कौन सा लवण बनेगा जी? सामान्य लवण बनेगा। वहीं अगर अम्लीय लवण का बात करते हैं तो इस देखिए अम्लीय प्रभाव इसका ज्यादा है, तो इसमें ध्यान रखिएगा प्रबल अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है जी? प्रबल अम्ल होता है, और साथ में जो है दुर्बल भस्म होता है। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा, दुर्बल अगर भस्म हो तो ऐसी स्थिति में अम्लीय लवण को जो है प्राप्त करते हैं, यानी कि ये भी उदासीनीकरण अभिक्रिया है, लेकिन इसे प्रबल अम्ल डालने की वजह से ध्यान रखिए ये क्या चीज, इसका अम्ल का प्रभाव ज्यादा रहेगा। ध्यान रखिए, तो इसको हम लोग अम्लीय लवण बोलेंगे। कौन सा लवण बोलेंगे जी? अम्लीय लवण। वहीं अगर भस्मीय लवण का बात करते हैं तो इसमें दुर्बल अम्ल होता है। दुर्बल क्या होता है जी? दुर्बल अम्ल होता है, और साथ में जो है भस्मी प्रकृति है, यानी कि क्या चीज, प्रबल भस्म होता है। इसमें प्रबल भस्म होता है, तभी तो जो है भास्मिक प्रकृति दिखाएगा। तो अगर दुर्बल अम्ल और प्रबल भस्म से अगर उदासीनीकरण अभिक्रिया कराते हैं, यानी कि अम्ल और भस्म का यहाँ पे अभिक्रिया होता है, लवण बनेगा। ध्यान रखिए, तो ऐसी स्थिति में भस्मिक लवण बनेगा। ध्यान रखिए, यानी कि भस्मीय लवण बनेगा। तो 32 का जो है ऑप्शन आप लोग ये याद रखिएगा, लेकिन यह दोनों बात को याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में कुछ भी पूछना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए। यहाँ पे देखिए 33वां सवाल। प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? तो प्रथम कार्बनिक यौगिक जो है यूरिया, ठीक है, उसका संश्लेषण किया था, यहाँ पे ध्यान रखिए, ओहलर ने किया था। कौन किया था जी? ओहलर ने किया था, जिसका पूरा नाम जो है फ्रेडरिक ओहलर है। ठीक है, फ्रेडरिक ओहलर है, ध्यान रखिए। तो ओहलर ने किया था कौन चीज? यूरिया का जो है संश्लेषण। ठीक है, यानी कि यूरिया को जो है खुद से बनाया था। ध्यान रखिए, तो इसका नाम क्या है जी? ओहलर नाम है। क्या नाम है जी? ओहलर। तो 33 का जो है ऑप्शन आप लोग बी याद रखिएगा। यहाँ पे देखते हैं 34 नंबर सवाल। 34 नंबर सवाल का करा जी, कैल्शियम कार्बाइड के जो सूत्र होता है CaCa2 होता है। ध्यान रखिए, CaC2 होता है। ध्यान रखिए, और यहाँ पे जल का सूत्र क्या होता है जी? यहाँ पे H2 होता है। इसके साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? तो ध्यान रखिए, CaC2 यानी कैल्शियम कार्बाइड, और प्लस में क्या चीज, यहाँ पे H2 यानी कि जल, ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाता है जी? ध्यान रखिए, तो ई बनाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है जी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और साथ में जो है इस C2H2 यानी कि ई बनाता है क्या चीज? एसिटिलीन गैस। कौन सा गैस बनाता है जी? एसिटिलीन गैस बनाता है। एसिटिलीन गैस बनाता है, ध्यान रखिए। और इसी एसिटिलीन गैस को हम लोग सामान्यतः एथाइन भी बोलते हैं। ठीक है, तो एसिटिलीन गैस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एथाइन बोलते हैं। दोनों नाम जो है एक ही है। ध्यान रखिए, एक ही पदार्थ का है, C2H2 का है। ध्यान रखिए, तो यहाँ पे 34 का जो है ऑप्शन आप लोग डी याद रखिएगा, कि अगर यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड यानी कि CaC2 जो है जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा जी? यहाँ पे C2H2 बनाएगा, यानी कि C2 और H2 जो है यहाँ पे मुक्त करेगा, जिसको हम लोग एथाइन बोलेंगे या फिर एसिटिलीन गैस बोलेंगे। तो ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मीथेन का सूत्र क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं कि CH4 होता है। इथेन का सूत्र क्या होता है? तो C2H6 होता है। ठीक है, एथीन का सूत्र क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग C2H4 याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी एथीन का सूत्र है C2H4, यहाँ पे ऑप्शन बी में इथेन का सूत्र है C2H6, ऑप्शन ए मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। तो ये सब का सूत्र भी आप लोग याद रखिएगा। और वहीं एथाइन का सूत्र क्या होता है? तो C2H2 होता है। तो ये सब जो है आप लोग ऑप्शन का जो है अनुसूत्र भी याद रखिएगा जरूर। ठीक है,
35वां सवाल देख लेते हैं। लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया क्या कहते हैं? तो लोहा से अगर जिंक लेपित करने की, लोहा पर जो है जिंक का परत चढ़ा रहे हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनीकरण। क्या बोलते हैं जी? गैल्वेनीकरण बोलते हैं। तो आप लोग ऑप्शन जो है बी याद रखिएगा, 35 का जो है बी। जब लोहा जो है जंग पकड़ता है तो उसको संक्षारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? संक्षारण बोलते हैं। तो ये वाला ऑप्शन नहीं टिक आउट करना है। संक्षारण जो है जंग पकड़ने की प्रक्रिया को बोलते हैं, यानी जंग पकड़ के जो है जब लोहा को कमी कर देता है ना जी, झाड़ देता है उसमें से लोहा का मात्रा कुछ खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं संक्षारण। क्या बोलते हैं जी? संक्षारण बोलते हैं। तो आप लोग 35 का जो ऑप्शन बी याद रखिए, गैल्वेनीकरण। अगर लोहा पर जिंक का परत चढ़ाएंगे तो कौन सा प्रक्रिया कहेंगे? उसको गैल्वेनीकरण कहेंगे। 36वां सवाल देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? ध्यान रखिए। तो इसमें देखिए क्यों आगे आऊँ, आपको जो है वो ट्रिक दिए थे अभिक्रियाशीलता श्रेणी में। आप लोग और पहला चैप्टर मेरे से ऑब्जेक्टिव में पढ़ोगे तो आपको एक ट्रिक दिए थे, काना का मगल जिन फैशन बाबा और उसके हाइड्रोजन, फिर क्यों आगे आऊँ, ठीक है। तो उसमें जो है CU जो है सबसे ऊपर आता है, आगे आऊँ ये सब जो है बाद में आता है, और Hg भी CU के जो है नीचे आता है। ध्यान रखिए। तो इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है जी? यहाँ पे CU यानी कि कॉपर है। ध्यान रखिए। और ये जो है अभिक्रियाशीलता श्रेणी आपको याद कर लेना चाहिए। अगर नहीं याद है तो आप जा करके जो है मेरे प्लेलिस्ट में केमिस्ट्री का जो है पहला चैप्टर का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आप लोग ध्यान रखिए। तो अभिक्रियाशील कैसे जी? क्रियाशीलता श्रेणी नो जी। अभिक्रियाशील अगर है कि नहीं है इसको जानना है तो कौन सा श्रेणी को देखेंगे जी? क्रियाशीलता श्रेणी को देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा जाके, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे 36 का ऑप्शन ए याद रखिए फिलहाल में, क्योंकि इसके जो है नीचे ये सब जो है तत्व आते हैं। 37 में देख लेते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में, तो ग्लूकोज जो है यहाँ पे ध्यान रखिए, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है जी? C6H12 होता है और यहाँ पे O6 होता है। ये ग्लूकोज का अणुसूत्र है, ठीक है। तो इसका एक वही अणु है। कौन अणु है जी? एक अणु है। इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ऑक्सीजन के कौन परमाणु है? पे 6 गो परमाणु है। तो आप लोग रखिएगा ऑप्शन जो है बी टिक आउट करेंगे। वहीं अगर पूछता है कि हाइड्रोजन का कौ गो परमाणु है तो हाइड्रोजन का 12 गो परमाणु है, और कार्बन का कौ गो परमाणु है जी? 6 गो परमाणु है। तो आप लोग तीनों को याद रखिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि खाली ऑक्सीजन का ही पूछे, कार्बन का भी पूछ सकता है, हाइड्रोजन का भी पूछ सकता था। कार्बन का यहाँ पे 6 गो हुआ, हाइड्रोजन का 12 गो और ऑक्सीजन का 6 गो पूछा था ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे 6 हमने टिक आउट किया हुआ है। 38वां सवाल देख लीजिए। तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है? ठीक है। तो तत्व का आवर्त सारणी को देखें ध्यान से, तत्व के अगर आवर्त सारणी को देखें तो इसका जो प्रारंभिक विकास अगर देखा जाए, यानी कि आज के जो मैंने की थी ना जी, जो भी हम लोग का आधुनिक आवर्त सारणी है, ठीक है, इसका अगर विकास का श्रेय जाता है मुख्य रूप से तो किसको जाता है जी? मेंडलीफ को जाता है, क्योंकि इन्होंने लगभग 80% जो है सही जो है आवर्त सारणी का जो है निर्माण किया था। इसमें सुधार करके जो है मोस्ले ने आज का आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया हुआ है। तो आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया जी? मोस्ले ने किया है। लेकिन इसका जो है ध्यान रखिएगा किससे जो है मैंने कि प्रेरित है, तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी से ही प्रेरित है। ध्यान रखिए। तो इसमें यानी कि महत्वपूर्ण जो योगदान है वो किसका है जी? मेंडलीफ का है। ध्यान रखिए। तो 38 का जो है ऑप्शन सी होगा। तो आप लोग 38 का जो ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग सीधे 39वें सवाल पे, और कह रहा है कि समस्थानिकों के गुण धर्म समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं जी? तो देखिए समस्थानिक जो होता है, समस्थानिक ध्यान रखिए, समस्थानिक इसका जो है परमाणु संख्या समान होता है। परमाणु संख्या क्या होगा जी? परमाणु संख्या ई जो है परमाणु संख्या जो है समान होगा। परमाणु संख्या क्या होगा जी? समान होगा। और लेकिन द्रव्यमान जो संख्या होता है, परमाणु द्रव्यमान यानी कि द्रव्यमान संख्या ध्यान रखिए, परमाणु द्रव्यमान ही हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो क्या होता है जी? वो अलग अलग होता है। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है जी? भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो आप लोग इसको याद रखिए। और वहीं एक संभारिक पूछता है, क्या पूछता है जी? संभारिक, ठीक है। तो संभारिक में देखिए भार समान होगा। क्या होगा जी? भार समान होगा। कहने का मतलब जो है परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक जो नंबर होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है, असमान होगा, ठीक है। क्या होगा जी? असमान होगा यानी कि भिन्न भिन्न होगा। असमान कहने का मतलब जो है भिन्न भिन्न, क्या चीज जी? भिन्न भिन्न होगा। अगर वही बात करते हैं द्रव्यमान, परमाणु जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, ध्यान रखिए, यानी कि मोलिकुलर करें एटॉमिक जो मास होता है, ध्यान रखिए, एटॉमिक जो मास होता है, ठीक है, वो क्या होता है जी? समान होता है। एटॉमिक मास क्या होता है जी? समान होता है, यानी कि परमाणु द्रव्यमान जो है समान होता है। तो संभारिक में भार समान होता है, यानी कि परमाणु द्रव्यमान जो है समान होता है। और वहीं समस्थानिक में स्थान समान होता है, यानी कि परमाणु संख्या जो है समान होता है। तो ये दोनों में आप लोग जो है डिफरेंस जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे पूछा समस्थानिक के बारे में और पूछा परमाणु द्रव्यमान के बारे में। तो
समस्थानिक में परमाणु मान क्या होता है जी, अलग अलग होता है। तो ऑप्शन जो है आप लोग बी टिक आउट कीजिएगा। 39 का जो है आपका ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर देखिए, लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर, ठीक है, अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेड नाइट्रेट का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है जी, लेड नाइट्रेट का, यानी कि PbNO3 का होल ट्वाइस का बात कर रहा है, ठीक है। और इसमें पोटेशियम आयोडाइड यानी कि KI, यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड का यहाँ पे बात कर रहा है, तो KI जो है ये दोनों अभिक्रिया करता है तो क्या बनाएगा जी। तो ध्यान रखिए यहाँ पे जो लेड है और यहाँ पे आयोडीन है, ये अपना करेगा जी, आयनों का आदान प्रदान करेगा। तो यहाँ पे Pb और I बनेगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर को जो है यहाँ पे अथी करेंगे संयोजकता और देखेंगे तो यहाँ पे I2 लग जाएगा, ठीक है। क्या लग जाएगा जी, I2। तो यहाँ पे PbI बनेगा, यानी कि यहाँ पे लेड आयोडाइड बनेगा। क्या बनेगा जी, लेड आयोडाइड। और साथ में यहाँ पे देखिए K एगो बचेगा, एगो NO3 बचेगा, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे KNO3 जो है यानी कि पोटेशियम नाइट्राइड यहाँ पे बनेगा, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे देखिए क्या चीज हो रहा है जी कि मिलाने पर जो अवक्षेप बनता है, यानी कि हई देखिए PbI जो है अवक्षेप है, क्या चीज जी, PbI जो है अवक्षेप है, ठीक है। और ये जो है ध्यान रखिएगा पीला कलर का होता है। किस कलर का होता है जी, पीला कलर का होता है। तो आप लोग 40 का जो है ऑप्शन डी याद रखिएगा। और साथ में इस अभिक्रिया को भी आप लोग याद रखिएगा कि लेड नाइट्राइड अगर पोटेशियम आयोडाइड से अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे क्या चीज, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्राइड का निर्माण होता है। इसमें जो है लेड नाइट्राइड है ये पीला कलर का होता है। कौन सा कलर का होता है जी, पीला कलर का होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग बिल्कुल ही आराम आराम से पढ़ने वाले। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन निकालकर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इन नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। कौन सा गैस भरा जाता है जी, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। जो भी चिप्स की थैली होती है, जो भी चिप्स की थैली होती है, उसमें ध्यान रखिएगा कि तेल वाला या वासा वाला जो है पदार्थ उपस्थित होता है। अगर उस पैकेट में ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन उसमें उपस्थित रहेगा तो तेल और वासा सभी क्रिया करके उसको खराब कर देगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए उसमें ऑक्सीजन हटा दिया जाता है। और कौन सा गैस भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। क्योंकि नाइट्रोजन गैस तेल और वासा सभी क्रिया नहीं करता है, इसलिए चिप्स जो है जैसा का तैसा लंबे समय तक के लिए रह जाता है, ठीक है। तो चिप्स के पैकेट में जो है ऑक्सीजन गैस को नहीं रखा जाता क्योंकि अभिक्रिया करके खराब कर देगा। तो ऑक्सीजन गैस हटा दिया जाता है और नाइट्रोजन गैस उसमें भर देता है क्योंकि ये जो है अभिक्रिया नहीं करता है। तो आप लोग नाइट्रोजन गैस को याद रखिएगा। अब यहाँ पे 42 नंबर सवाल जो है देख लिए, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो जो नरम होगा उसको ना चाकू से काटेंगे। जब बताइए लोहा को चाकू से काटेंगे क्या, नहीं काटेंगे। तांबा को, कॉपर यानी कि तांबा होता है तो इसको भी काट सकते हैं, नहीं काट सकते। कैल्शियम थोड़ा सा मुश्किल है, लिथियम ये थोड़ा सा इजी पड़ेगा, ध्यान रखिए। तो इजी जो है ध्यान रखिए, लिथियम जो है आराम से आप लोग चाकू से काट सकते हैं क्योंकि मुलायम होता है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे 42 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। अब यहाँ पे देखते हैं 43 नंबर सवाल, सिनेबार किसका अयस्क है, ठीक है। तो सिनेबार जो है किसका अयस्क है, तो आप लोग याद रखिएगा पारा का अयस्क है। किसका अयस्क है जी, पारा का अयस्क है। और सिनेबार का जो है ध्यान रखिएगा माने कि सिनेबार का जो अणुसूत्र होता है ध्यान रखिएगा वो होता है HGS होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, पारा सल्फाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पारा सल्फाइड बोलते हैं, ध्यान रखिएगा पारा सल्फाइड, ठीक है। कैसे लिखेंगे भैया, यहाँ पे देखिए पारा सल्फाइड बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो सल्फाइड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। HGS सिनेबार का जो है किसका अयस्क होता है जी, पारा का होता है ना कि HGS पारा का जो है अयस्क होता है, ध्यान रखिएगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं पारा सल्फाइड बोलते हैं या फिर सिनेबार बोलते हैं। 44 नंबर सवाल देख लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। यानी कि अगर रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ में से ऑक्सीजन जो है हट रहा है, ऑक्सीजन का जी हट रहा है, तो ध्यान रखिएगा उसको हम लोग बोलते हैं अपचयन। क्या बोलते हैं जी, अपचयन बोलते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, वहीं अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है तो उसको हम लोग उपचयन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन का संयोग हो या फिर हाइड्रोजन का वियोग हो तो उपचयन, और ऑक्सीजन का यहाँ पे वियोग हो या फिर हाइड्रोजन का संयोग हो तो उसको हम लोग बोलते हैं अपचयन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है कि ऑक्सीजन हट रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे अपचयन बोलेंगे। इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसको याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 45वां सवाल देख लीजिए, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो एल्युमिनियम पर अगर मोटा ऑक्साइड जो है बनाना है, एल्युमिनियम पर मोटा ऑक्साइड का जो है परत बनाना है तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, तो ध्यान रखिएगा इसको हम लोग बोलते हैं एनोडीकरण। क्या बोलते हैं जी, एनोडीकरण बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये एनोडीकरण जो होता है वो आप लोग ध्यान रखिएगा विद्युत धारा के उपयोग करके जो है किया जाता है। एनोडीकरण किसके उपयोग से किया जाता है जी, विद्युत धारा का उपयोग करके किया जाता है। और इसके द्वारा कोई भी धातु का जो सतह होता है, ठीक है, कोई भी धातु का जो सतह होता है उस पर क्या करते हैं जी कि
प्राकृतिक ऑक्साइड का स्तर जो है और थोड़ा सा मोटा कर देते हैं इस एनोडीकरण के माध्यम से। जैसे मान चले कि एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम को हम क्या करेंगे, विद्युत यानी कि विद्युत धारा का प्रयोग करेंगे ध्यान रखिए एल्युमिनियम पर, और इस पर जो है इसका ऑक्साइड के परत को जो है मोटा बना देंगे ध्यान रखिए। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं एनोडीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, एनोडीकरण। ठीक है, जस्तीकरण जो है लोहा पर जस्ता का प्रस्तर आता है तो उसको जस्तीकरण कहा जाता है, यानी कि गैल्वेनीकरण कहा जाता है ध्यान रखिए। तो वो जो है अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे एनोडीकरण जो है बिल्कुल सही आंसर होगा 45 का बी। ठीक है, अब यहाँ पे 46 नंबर सवाल देख लीजिए, निम्नांकित में कौन ऑक्सीकारक है। ठीक है, तो इसमें से कौन ऑक्सीकारक है, मुझे जहां तक उम्मीद लग रहा है, देखिए ऑक्सीकारक तो हम इसको नहीं कहेंगे, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे H2S जो है ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये जो है ऑक्सीकारक यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए अब क्या बताएं जिसको बस याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पे जो है याद कर लीजिए, क्योंकि हमको बाकी किसी ऑप्शन में भी नहीं दिख रहा है और ये दिख रहा है तो हमको ऑक्सीकारक से ज्यादा जो है दिख रहा है औपचायक दिख रहा है। ठीक है, देखिए काची दिख रहा है जी, औपचायक ही दिख रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी अब यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है वो हमको यहाँ पे ऑप्शन सी जो है टिक आउट करना पड़ेगा। चाहे तो आप लोग परीक्षा में अगर क्वेश्चन पूछता है तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या फिर अगर आपको और ज्यादा रिसर्च करना है तो इंटरनेट पर थोड़ा सा रिसर्च कर ले, ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। तो 46 नंबर का तो आंसर आप लोग याद कर लीजिए H2S, लेकिन हमको ये औपचायक ही लग रहा है। क्या लग रहा है जी, औपचायक लग रहा है ध्यान रखिए। ठीक है, ऑक्सीकारक नहीं लग रहा, औपचायक लग रहा है ध्यान रखिए, औकारक लग रहा है। देखिए यहाँ पे 47 नंबर, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, इसमें से कौन सा जो कार्बन का यौगिक है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो देखिए मेथेन है। कौन सी जी, मेथेन है। अगर हम मेथेन का बात करते हैं तो इसमें 4 गो हाइड्रोजन का जो है यहाँ पे बॉन्ड होगा। 4 गो क्या होगा जी, यहाँ पे हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड होगा ध्यान रखिए। यहाँ पे C3H6 है, इसमें जो है देखिए इसमें 3 गो कार्बन तो होगा, 3 गो कार्बन होगा ध्यान रखिए, और इसमें 6 गो हाइड्रोजन होगा। कौ गो हाइड्रोजन होगा जी, 6 गो हाइड्रोजन होगा ध्यान रखिए। यहाँ पे कौ गो हाइड्रोजन है, 6 गो हाइड्रोजन है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें कौ गो होगा जी, 1, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देंगे ध्यान रखिए। तो यहाँ पे देखिए कार्बन के पास 4 गो बॉन्ड हुआ, इस कार्बन के पास 3 गो, तो 1 को 4 को कर देंगे, इस कार्बन के पास 4 गो है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो यहाँ से देखिए 6 गो हाइड्रोजन हो गया, यहाँ से कौ गो हाइड्रोजन होगा जी, 6 गो यहाँ से हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए को डबल बॉन्ड प्राप्त हुआ है। C2H4 का अगर बात करते हैं तो देखिए कार्बन जो है 2 गो है, हाइड्रोजन 4 गो है, हाइड्रोजन को होगा जी 4 गो। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वैलेंसी हम लोग को पूरा करना है। देखिए कार्बन जो है 2 गो इधर और 2 गो इधर, 4 गो बॉन्ड बना है, और इस कार्बन द्वारा भी 4 गो यहाँ पे बॉन्ड बना है। तो इसलिए यहाँ से 4 गो जो है हाइड्रोजन लगाने के लिए हमको यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे C3H8 का बात करते हैं, इसमें सब सिंगल बॉन्ड होगा ध्यान रखिए। इस समय कौन सा बॉन्ड होगा जी, सब सिंगल बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा। देखिए 8 गो इसमें हाइड्रोजन हो गया, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8। ठीक है, हाई सब हाइड्रोजन है, एन मत समझने लगे, तो जल्दी जल्दी लिख रहा है ना, फास्ट लिख रहा है, तो यहाँ पे ई एन जैसा बन गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। है जो है यहाँ पे कार्बन जो है तीनों सिंगल बॉन्ड है। अच्छा, कैसे पहचान है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो इसमें एक फॉर्मूला होता है ध्यान रखिएगा। एक आप लोग जानते होंगे जी, एल्केन का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला जी, एल्केन का एक फॉर्मूला जानते होंगे, वो फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस में 2 होता है। ठीक है, एक होता है एल्कीन का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला होता है जी, एल्कीन का फॉर्मूला, इसमें CN और H2n होता है। ठीक है, और एक एल्काइन होता है ध्यान रखिए। तो एल्काइन का फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, कौन सी जी, CnH2n माइनस में 2 याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं देखिए एल्केन का। ठीक है, किसका बात करते हैं जी, एल्केन का। तो इसमें कैसे पहचान, देखिए कार्बन इसमें 1 है, तो हमने क्या किया जी, 1 का 2 गुना किया, 2 होगा, 2 में 2 जोड़ेगा तो 4 गो होगा। यानी कि हाई जो है फॉर्मूला किसको फॉलो कर रहा है जी, एल्केन का फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है जी, एल्केन का। अगर यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 रखते हैं तो हाइड्रोजन का संख्या कितना निकल रहा है, इसमें 1 रखने पर कितना निकल रहा है जी, 4 निकल रहा है। यानी कि हाइड्रोजन 4 होगा, तो किसको फॉलो कर रहा है, एल्केन को। इसमें देखिए 3 है, 3 का 2 गुना है, तो देखिए यहाँ पे कार्बन का संख्या 3 रखेंगे तो हाइड्रोजन का संख्या क्या चाहिए, 3 का 2 गुना यानी कि 6 होगा ध्यान रखिए। तो यहाँ पे 2 गुना वाला को फॉलो कर रहा है, कि एल्कीन का फॉलो कर रहा है। किसका फॉलो कर रहा है जी, एल्कीन का। हाई वाला भी एल्कीन का, देखिए 2 का 2 गुना यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो ये भी एल्कीन को फॉलो कर रहा है। लेकिन हाई देखिए 2 का 2 देखिए 3 है, तो 3 का 2 गुना 6, 6 से 2 को ज्यादा है, यानी कि +2 वाला है। ठीक है, तो ये एल्केन को फॉलो कर रहा है। तो जो एल्केन को फॉलो करेगा उसमें होगा सिंगल बॉन्ड, कौन बॉन्ड होगा जी, सिंगल बॉन्ड। जो एल्कीन को फॉलो करेगा उसमें होगा डबल बॉन्ड। ठीक है, तो हाई दोनों फॉर्मूला जो है एल्कीन को फॉलो कर रहा है। हाई जो है ए नंबर और डी नंबर जो है एल्केन को फॉलो कर रहा है। तो दोनों में सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा जी, सिंगल बॉन्ड। इससे भी सिंगल बॉन्ड, इसमें भी सब सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि सिंगल वाला बॉन्ड जो है ध्यान रखिएगा, ये डबल वाले के मुकाबले में अस्थायी होता है। डबल वाले के मुकाबले में क्या होता है जी, अस्थायी होता है ध्यान रखिए। तो हाई वाला जो है सिंगल बॉन्ड से ज्यादा अभिक्रियाशील नहीं हो सकता, क्योंकि ये डबल बॉन्ड के मुकाबले क्या होता है जी, अस्थायी होता है। अब डबल बॉन्ड में देखिए यहाँ पे 3 गो कर रहे हैं, 2 गो ऑप्शन है। ठीक है, एक ए वाला ऑप्शन है,
कोई यहाँ पे एक वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन है, ठीक है, ध्यान रखिए। हाई जो है इथीन का सूत्र है, 2 कार्बन है इथीन का, हाई 3 कार्बन है प्रोपीन का सूत्र है। किसका सूत्र है जी? प्रोपीन का। तो अब इथीन और प्रोपीन में कौन ज्यादा विक्रियाशील है, ठीक है, इथीन और प्रोपीन में कौन ज्यादा विक्रियाशील है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा इन दोनों में हाई जो है प्रोपीन ज्यादा विक्रियाशील है, यानी कि आप लोग ऑप्शन जो है बी टिक आउट कीजिएगा। कौन सा ऑप्शन टिक आउट कीजिएगा जी? ऑप्शन बी टिक आउट कीजिएगा। और यह जो है हम तुलना कर रहे हैं HBr से, ध्यान रखिए HBr से जब अभिक्रिया कराएंगे ना जी, ध्यान रखिए तो 60 दिन अभिक्रिया कर लेता है, हाई तनिक से इसका मुकाबले ज्यादा टाइम लगाता है, ध्यान रखिए। तो अभिक्रियाशील कौन ज्यादा हुआ जी? हाई प्रोपीन अभिक्रिया जो है जल्दी किया, तो इसलिए अभिक्रियाशील ये ज्यादा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग बी याद रखिएगा, प्रोपीन जो है इसमें ज्यादा अभिक्रियाशील है। अच्छा, अगर यहाँ पे कोई ट्रिपल बॉन्ड वाला दे दिया होता तो ध्यान रखिएगा सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड सबको छाड़ देते हैं, सीधे से क्या कर देते? ट्रिपल बॉन्ड वाला यहाँ पे टिक आउट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे H2 दे देता है, क्या देता है जी? H2। अब देखिए 2 को 2 गुना करेंगे तो 4, और 4 में से 2 घटाएंगे तो फिर 2 हो जाएगा, यानी कि हाई जो है प्रोपीन को फॉलो करेगा, -2 वाले को फॉलो करेगा। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, और जब ट्रिपल बॉन्ड होगा ना तो हाई कौन ऑप्शन को टिक आउट मत कीजिएगा, सीधे सीधे ऑप्शन सी को टिक आउट कीजिएगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड वाला जो है सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील हो जाएगा बाकी सबके मुकाबले, ठीक है। तो जो एल्काइन का जो फॉलो करता है सूत्र को, उस ज्यादा अभिक्रियाशील हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो अगर यहाँ पे 2 होता तो ऑप्शन जो है हम लोग सी टिक आउट कर सकते थे। यहाँ पे देखिए 48 नंबर जो सवाल है वो क्या कह रहा है, ध्यान रखिएगा। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, तो कोई कोष में जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो सकता है, इसके लिए जो सूत्र होता है, कोष कहने का मतलब जो है सेल, ठीक है, ध्यान रखिए, यानी कक्षा, कैसे जी? कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इसके लिए सूत्र आप लोग को बताता है यहाँ पे 2n²। यहाँ पे n जो होता है कक्षा की संख्या होती है, जो कि 1 से लेकर के 7 तक ले हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कक्षा का संख्या कितना होता है जी? 1 से लेकर 7 तक ले हो सकता है। 7 कक्षा अभी तक ले जो है खोजा गया, ध्यान रखिए। तो जैसे मान चलिए कि आप जानना चाहते हैं कि दूसरा कक्षा में को इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो दूसरा कक्षा में को इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला जो है 2n² होता है। तो देखिए 2 और n के पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ना क्या, देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 होगा, यानी कि दूसरा कक्षा में जो है अधिकतम को इलेक्ट्रॉन हो सकता है जी? 8 को इलेक्ट्रॉन हो सकता है। उस तरह से तीसरा कक्षा में जो है को इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इसलिए n का मान कितना पुट करेंगे जी? 3 पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 n², तो n का स्क्वायर का मतलब क्या? 3 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि n का वैल्यू 3 है। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 दूना का 18 होगा। तो तीसरा कक्षा में को इलेक्ट्रॉन हो सकता है अधिकतम 18 हो सकता है। तो ई वाला फॉर्मूला से हम लोग करते हैं जी, माने कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात करते हैं, और ये बात आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। तो 48 नंबर का जो है ऑप्शन आप लोग बी याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे 49 नंबर सवाल, देखिए डाइमिथाइल ईथल, यानी कि देखिए यहाँ पे C2H6O, यहाँ पे ये जो है माने कि अनुसूत्र दे दिया है, लेकिन एक्चुअल में इसका जो फंक्शन ग्रुप का अगर बात करें, स्ट्रक्चर का बात करें, ध्यान रखिए, एक्चुअल में स्ट्रक्चर जो होता है इसका CH3O और CH3 होता है, ध्यान रखिए CH3O और CH3 होता है। इसमें देखिए कार्बन 2 होता है, तो कार्बन यहाँ पे 2 दिया है, हाइड्रोजन देखिए 3 और 3 मिलकर 6 हो जाएगा, और 1 ऑक्सीजन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यही है ईथर का सूत्र, ध्यान रखिए। ईथर का जो है समूह आप लोग ध्यान रखें ROR होता है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे जो है ऑक्सीजन वो होता है बीच में, अब बाकी इधर एल्किल ग्रुप आएगा, इधर भी एल्किल ग्रुप जो है लगा हुआ रहता है, ध्यान रखिए। तो ईथर का सूत्र होता है। तो यही जो है डाइमिथाइल ईथर दिया, कि देखिए डाइमिथाइल मतलब क्या चाहिए? 2 मिथाइल है, डाइमिथाइल मतलब क्या चाहिए? 2 मिथाइल है, ईथर का ईथर ग्रुप का है, ठीक है। तो हमने ईथर ग्रुप बनाया और 2 मिथाइल यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। इसका IUPAC नाम पूछ रहा है, तो आप लोग का IUPAC नाम याद होगा, क्या चीज? देखिए मेथॉन, मेथेन है, क्या चीज जी? मेथेन है। इसमें ऑक्सीजन यहाँ पे मैंने क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ जो है बोलते हैं इसको, ध्यान रखिएगा। तो मेथॉक्सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी? ये मेथॉक्सी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक फिर मेथेन है, तो क्या बोलेंगे इसको? मेथॉक्सी मेथेन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? देखिए ये मेथॉक्सी एथेन है, ये नहीं होगा, एथेन वाला नहीं होगा, जान क्या? प्रोपेन इहो नहीं होगा, मेथेन वाला होगा, मिथॉक्सी मेथेन होगा। तो ऑप्शन जो है डी टिक आउट कर देंगे। वैसे ही अगर मान चले कि यहाँ पे है CH3 CH2, ठीक है, ध्यान रखिए CH2 और यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर जो है CH3 हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते क्या चीज? देखिए हाई जो है इथीन है, क्या चीज जी? इथाइल है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जो है इसको बोलेंगे तो क्या होगा जी? इथॉक्सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी? एथॉक्सी। एथॉक्सी हाई जो है मेथेन है, तो क्या बोलेंगे जी? इसको एथॉक्सी मेथेन बोलेंगे। इस तरह से आप लोग नामकरण जो है जरूर पढ़े होंगे, मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो आप लोग जो है इसका डाइमिथाइल ईथर का जो है IUPAC नाम क्या जानते हैं जी? मेथॉक्सी मेथेन जानते हैं। और इसका जो है अगर आप लोग स्ट्रक्चर याद रखे हुए हैं तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग जो है IUPAC नोमेनक्लेचर सीखे हैं 4था चैप्टर में, तो बड़ी ही आसान आपके लिए हो सकता है। अब यहाँ पे हम कितना समझाएंगे, ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं ना, तो ऑब्जेक्टिव की तरह ही बताएंगे। अगर आपको जो है डिटेल्स में पढ़ना है तो ध्यान रखिए, सब्जेक्टिव का जो है प्लेलिस्ट आने वाला है केमिस्ट्री का,
ठीक है, तो वहां से आप लोग आराम से सीख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आप लोग इसको याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मेंडल ने मोटर में कितने गुणों पर कार्य किया था, तो ध्यान रखिए मेंडल ने जो है मोटर में 7 गुण पर जो है काम किया था। कितना गुण पर काम किया था जी? 7 गुण पर काम किया था। ठीक है, और इस 7 गुण का अगर लिस्ट आप लोग को देना चाहें तो क्या दे सकते हैं? देखिए इस 7 गुण का जो लिस्ट में है, ध्यान रखिए सबसे पहले नंबर पर आता है तना का ऊंचाई पर अध्ययन किया था। तना का ऊंचाई यानी कि कितना लंबा जो है पौधा होगा। ठीक है, रखिए तो यहाँ पे तना का ऊंचाई पर जो है काम किया था, यानी कि अध्ययन किया था। ठीक है, दूसरा जो है ध्यान रखिएगा फूल के रंग पे जो है ध्यान दिया था, फूल के रंग। ठीक है, इस पर जो है अध्ययन किया था। उसके बाद जो है तीसरा नंबर अगर बात करें तो यहाँ पे फूल कहाँ पे होता है, यानी कि फूल का स्थान का जो है यहाँ पे क्या करिएगा जी, ये जो है यहाँ पे अध्ययन किया था। चौथा नंबर का अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा ये जो है फली का जो आकार है, ठीक है, ध्यान रखिए फली का आकार जो है ध्यान रखिए इस पर जो है अध्ययन किया था। कितना आकार माने कि बड़का जो है कितना बड़का चाहे कितना छोटा जो है फली इसका हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखिए यहाँ पे उसके बाद जो है फली का रंग पे भी क्या किया था जी, अध्ययन किया था फली के रंग पे। छठा नंबर अगर बात करते हैं हम, ठीक है, ध्यान रखिए तो ये जो है बीज के आकार का भी अध्ययन किया था। ध्यान रखिए बीज के आकार का, ठीक है, और बीज के रंग का भी अध्ययन यहाँ पे किया था। ठीक है, तो इस 7 को जो है गुण का अध्ययन जो है मेंडल ने किया था। ठीक है, मोटर में जो है कौ गुण पर जो है कार्य किया था जी, तो यहाँ पे 7 गुण पर जो है काम किया था। और ध्यान रखिएगा ये भी बात कि 7 साल इसको लगे थे। कितना साल लगे थे जी? 7 साल लगे थे इस पर काम करने में। ठीक है, तो एक दिन का ये मेहनत नहीं था बबुआ, ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा जो है समय लगता है किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 7 गुण पर जो है अध्ययन किया था मेंडल ने। अच्छा ऑक्सीन क्या है? तो ऑक्सीन जो है पादप हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है जी? पादप हार्मोन है। ध्यान रखिए ये पेड़ पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन है। अच्छा पादप हार्मोन में ऑक्सीन के अलावा और कौन सा हार्मोन है? तो ध्यान रखिएगा जिब्रेलिन्स है। ध्यान रखिएगा इसको हम लोग देख लेते हैं जिब्रेलिन्स। ठीक है, जिब्रेलिक भी इसको बोलते हैं। ध्यान रखिएगा तो जिब्रेलिक लिखे चाहे जिब्रेलिन्स लिखे, दोनों बात एक ही है। ठीक है, एक और आप लोग जानते होंगे साइटोकाइनिन, आप लोग जानते होंगे साइटोकाइनिन। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसके अलावा इथाइलिन जानते होंगे, इथाइलिन लीन। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये भी आप लोग जानते होंगे। इसके अलावा आप लोग एब्सिसिक अम्ल भी जानते होंगे, एब्सिसिक अम्ल भी जानते होंगे। ठीक है, एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, तो इस तरह का जो है आप लोग ध्यान रखिएगा ये सब जो है पादप का हार्मोन होता है। ठीक है, अब आप लोग को नीचे कमेंट करना है कि मानव में पाए जाने वाले कौन कौन से हार्मोन है, थोड़ा सा नीचे कमेंट कीजिए, ध्यान रखिएगा। अच्छा इस सब काम क्या क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे, बस वीडियो को देखते जाइए, बस कहीं जाना नहीं है। देखिए वीडियो में आगे है इसका जो है क्या काम होता है हम आगे बताएंगे, बस वीडियो को छोड़ करके जाइए मत। तब तक ले कमेंट कीजिए कि मानव में जो है कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। ठीक है, एंजाइम का हार्मोन कौन कौन सा पाया जाता है ये बताइए। 52 नंबर सवाल देखिए श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन को आप लोग को हम बताए थे। देखिए ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग मेरे से पढ़े हुए हैं तो आप लोग को हम एकदम स्पष्ट रूप से बताते हैं कि अगर ऊष्माक्षेपी ऑप्शन में दिया है तो आप लोग ऊष्माक्षेपी ही टिक आउट करेंगे। ठीक है, क्योंकि श्वसन के फलस्वरूप जो है ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, और ऊर्जा का जहाँ पे उत्सर्जन होगा उसको हम लोग को बोलेंगे जी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम लोग बोलते हैं। कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं जी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम लोग बोलते हैं। जहां से क्या उत्पन्न होता है जी? अगर ऊर्जा का निर्माण उत्पन्न होता है, जिस अभिक्रिया का फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण हो तो क्या बोलेंगे जी? उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। तो अगर ऊष्माक्षेपी ऑप्शन में दिया है तो आप लोग इसी को टिक आउट करेंगे। अगर ये नहीं दिया रहेगा तब आप लोग उपचयन की तरफ जो है देखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ऊष्माक्षेपी दिया है तो आप लोग ऊष्माक्षेपी ही टिक आउट करेंगे, ये सबसे ज्यादा सही आंसर है। 53 नंबर देखिए सवाल में मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? ठीक है, तो मेथेनोइक अम्ल में एगो कार्बन होगा। मेथेनोइक अम्ल को कार्बन होगा जी, एगो कार्बन होगा। ध्यान रखिए तो इसका जो सामान्य नाम होगा वो फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। कौन सा अम्ल हो जाएगा जी? फॉर्मिक अम्ल। इसका जो है आप लोग अनुसूत्र स्ट्रक्चर जो है जानते होंगे। ध्यान रखिए इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? संरचना सूत्र। ठीक है, क्या जानते होंगे जी? संरचना सूत्र जरूर जानते होंगे। HC डबल बॉन्ड के साथ O, एगो सिंगल बॉन्ड के साथ O और फिर एगो हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरह से इसका फॉर्मिक अम्ल का जो है क्या होता है जी? ये संरचना सूत्र होता है, कि स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग मेथेनोइक अम्ल के भी नाम से जानते हैं। हाई जो है सामान्य नाम है, हाई IUPAC नाम है। मेथेनोइक अम्ल IUPAC नाम है और फॉर्मिक अम्ल क्या है जी? सामान्य नाम है। उस तरह से एसिटिक जो अम्ल होता है, ध्यान रखिएगा एसिटिक अम्ल, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका जो है एसिटिक अम्ल का सामान्य नाम है, आज जो इसका जो है IUPAC नाम है वो है एथेनोइक अम्ल। कौन सा नाम अम्ल है जी? एथेनोइक अम्ल है। ध्यान रखिए एथेनोइक अम्ल यानी कि एथेनोइक एसिड है। इसका जो है अनुसूत्र क्या होता है? बोले अनुसूत्र करते हैं, संरचना सूत्र क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा CH3 होता है। इसमें कार्बन के साथ एगो जो है डबल बॉन्ड, एगो जो है सिंगल बॉन्ड के साथ OH लगा होता है। ध्यान रखिए तो यहाँ पे जो है 2 कार्बन हो जाता है। एसिटिक अम्ल का कार्बन हो जाता है, 2 कार्बन होता है, जिसको हम लोग एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। तो ये वाला आप लोग फार्मूला भी याद रखिएगा। ठीक है, तो आप लोग ये दोनों के बारे में जो है जरूर याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा
इंपॉर्टेंट है तो है। अब देखिए यहाँ पे 54 नंबर सवाल देख लीजिए, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। इसमें धोबिया सोडा यानी कि धोने वाला सोडा जो होता है उसका रासायनिक सूत्र कौन सा है, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग जानते हो कि क्या चीज़ है, सोडियम कार्बोनेट को हम लोग बोलते हैं धोने का सोडा यानी कि धोबिया सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं, या फिर धोबिया सोडा बोलते हैं, या फिर धोने का सोडा बोलते हैं, ठीक है, क्या, या फिर धोवन सोडा बोलते हैं, जो भी आपको बोलना है बोल लीजिए, ठीक है। तो ये जो है क्या चीज़ है, सोडियम कार्बोनेट और क्या चीज़ है, डेकाहाइड्रेट, इसको पढ़ेंगे डेकाहाइड्रेट, 10 को हम लोग डेका पढ़ते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जो है वो वॉशिंग सोडा का सूत्र है। तो ई क्या है जी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र क्या है, इसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी पढ़ते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहें चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट कहें। ई क्या होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बेकिंग सोडा होता है। कौन सा सोडा हो जाए जी, बेकिंग सोडा होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बेकिंग सोडा को हम लोग खाने वाला सोडा के भी नाम से जानते हैं, खाने का सोडा, ध्यान रखिए, खाने का सोडा, तो इस नाम से भी जानते हैं। अच्छा, CaOH का होल ट्वाइस जो है ध्यान रखिएगा, तो एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं। और ये जो है बूझा हुआ चूना है, कौन सी है जी, बूझा हुआ चूना। तो आप लोग ये सबको याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, और ये सबको याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो है, बस आप लोग याद रख लीजिए। जितना भी सवाल बता रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इस बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं 54 के बाद सीधे से 55 नंबर सवाल पे। तो इधर जो है 55 नंबर सवाल है, तो हम लोग आ जाते हैं सीधे से यहाँ पे 55 नंबर सवाल पे। देखिए क्या है यहाँ पे 55 नंबर सवाल, तो देखिए कह रहा है कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले ये बात है कि हीलियम में को कक्षा होता है, तो आप लोग सर एगो कक्षा होता है, और इस एक कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो 2 को अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकता है। थोड़ा सा बनाते हैं, देखिए यहाँ पे हीलियम है, ठीक है, हीलियम के पास जो है एक कक्षा है, ध्यान रखिए, ये जो है मैंने कि इसका नाभिक हो गया, इसके बाहर एक कक्षा यहाँ पे निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, ये पहला कक्षा है, ये नाभिक है, ध्यान रखिए। इसके बाद जो है पहला कक्षा यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो हीलियम का जो परमाणु संख्या होता है 2 होता है, हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है जी, 2 होता है। अगर परमाणु संख्या 2 है यानी कि नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स जो है ये 2 है, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या 2 है, और जब प्रोटॉनों की संख्या 2 है तो इलेक्ट्रॉनों का संख्या भी 2 होगा, इस बारे में ध्यान रखिए। तो इसका मतलब हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 गो इलेक्ट्रॉन है। अगर 2 गो इलेक्ट्रॉन है, आप पहले कक्षा में कितना को इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं जी, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पहले कक्षा में जो है सूत्र लगाएंगे 2n²। किसी भी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है, इसको जानकारी के लिए क्या रख सकते हैं जी, यहाँ पे देखिए सूत्र लगाएंगे 2n²। तो 2n का वैल्यू जो है 1 रखेंगे, पहला कक्षा है, और n जो है कक्षा की संख्या बताता है, तो यहाँ पे पहला कक्षा में रखना है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2, यानी कि पहला कक्षा में को इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं जी, 2 को इलेक्ट्रॉन अधिकतम रख सकते हैं। इसके पास है कितना इलेक्ट्रॉन, 2 ही को है इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब जब पहला कक्षा में को इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं जी, 2 को इलेक्ट्रॉन आराम से रख सकते हैं, तो यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है जी, 2 को इलेक्ट्रॉन होता है, और इसका बाहरी कक्षा मतलब क्या चीज, पहिल के कक्षा, क्योंकि एक ही कक्षा इसके पास उपस्थित है। अब देखिए यहाँ पे 56 नंबर, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। तो जब भस्म को जल में घोल देते हैं उसको हम लोग क्षार बोलते हैं। अगर जल में भस्म को घोर दिया जाए तो क्या उसको बोलते हैं जी, क्षार बोलते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। दोनों का इंग्लिश जो है बेस ही होता है, भस्म कहिए या फिर क्षार कहिए, इंग्लिश में बेस ही होता है, ध्यान रखिए। बस हिंदी में तो इतना अंतर दे देता है, भस्म सूखा वाले को कहता है, और क्षार जो है क्या चीज, पानी के साथ वाले को कहता है। 57 नंबर देखिए, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, मैंने कौन है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, इसमें से बताना है कि संतरा, टमाटर, सिरका, इमली में से किस में से जो है ऑक्जेलिक अम्ल निकलता है, ठीक है, यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल जो है मिलता है। तो ये बात सभी लोग जानते हैं कि संतरा में जो है सिट्रिक अम्ल निकलता है। कौन सा अम्ल निकलता है जी, सिट्रिक अम्ल जो है निकलता है, ठीक है। टमाटर में कौन सा अम्ल निकलता है, तो आप लोग जानते होंगे टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल निकलता है, तो ऑप्शन जो है बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। सिरका में कौन सा अम्ल निकलता है, तो आप लोग जानते होंगे काची जी, सिट्रिक अम्ल निकलता है। कौन सा अम्ल निकलता है जी, सिट्रिक अम्ल निकलता है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे सिरका में जो है सिट्रिक अम्ल ही याद रखिएगा, संतरा सिरका जो है सिट्रिक अम्ल ही निकलता है, ठीक है। इमली में जो है टार्टरिक अम्ल निकलता है। कौन सा अम्ल निकलता है जी, टार्टरिक अम्ल, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं टार्टरिक अम्ल, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे ध्यान रखिए, यानी कि ऑप्शन डी, इमली में जो है टार्टरिक अम्ल होता है, सिरका में सिट्रिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल, टमाटर में जो है ऑक्जेलिक अम्ल होता है। तो इस 57 का जो है ऑप्शन आप लोग बी याद रखिएगा, बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 58वां सवाल देख लीजिए, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। इसमें से कौन सा जो धातु है उसका गलनांक जो है सबसे कम होता है, यानी कि जल्दी गल जाता है, कम तापमान पे जो है गल जाता है, यानी कि द्रव में बदल जाता है। ठोस से किस में बदल जाता है जी, द्रव में बदल जाता है। कौन सबसे कम ताप पे द्रव में बदल
बदलता है। ठीक है, तो देखिए एल्युमिनियम को अगर द्रव में बदलना है तो इसको 66 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, तब जाके एल्युमिनियम जो है द्रव में बदलेगा। वहीं सोडियम, देखिए सोडियम यहाँ पे Na जो है छोटका होता है, यहाँ पे सुधार लीजिएगा, Na जो है छोटका होगा, ये जो है 100 डिग्री से भी कम गर्म करेंगे ना, देखिए लगभग 98 डिग्री सेल्सियस तक ले गर्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी, ये जो है पिघल जाएगा, नहीं कि द्रव में बदल जाएगा, ध्यान रखिए। और यहाँ पे देखिए सोना जो होता है, सोना को 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा गर्म करते हैं तो क्या होता है जी, ये माने कि पिघलता है, यानी कि ये द्रव में बदलता है। ठीक है, वहीं अगर लोहा का बात करते हैं 1400 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है जी, ये जो है पिघलना शुरू करता है, कहने का मतलब जो है द्रव में बदलना शुरू करता है। तो इसमें से कौन तापमान जो है सबसे कम ले रहा है जी, तो सोडियम, तो यानी कि गलनांक जो है इसी सोडियम का कम है। तो 58 का जो है ऑप्शन आप लोग बी याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर है, सोडियम जो है इसका गलनांक बहुत कम होता है। 59वां सवाल जो है बड़ी आसान दिया है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, यानी कि उपचयन अपचयन जो है अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है, और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जी, तो आप लोग जानते होंगे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं जी, रेडॉक्स अभिक्रिया। जौन ऊष्मा को अवशोषित करता है उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, और जौन ऊष्मा का उत्सर्जन करता है उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्मा शोषी को हम लोग बताए थे ऊष्मा सोखी। ठीक है, जौन अभिक्रिया क्या करता है जी, ऊष्मा को अवशोषण कर लेता है, यानी कि सोख लेता है, उसको बोलते हैं क्या जी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। अच्छा, और क्षेपण अभिक्रिया कैसे बोलते हैं जी, तो अगर मैंने कि अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है क्या चीज़, जो जलीय विलयन है उससे अगर ठोस पदार्थ कोई पृथक हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, और जो ठोस पदार्थ बना है उसको हम लोग बोलते हैं अवक्षेप है। ठीक है, तो आप लोग चारों अभिक्रिया के बारे में जरूर याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है चारों का चारों अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए। 60 नंबर सवाल कह रहा है कि कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है। ठीक है, यानी कि अगर किसी इसमें से कौन सा धातु है जिसको अगर जलाते हैं तो एकदम चमकदार जो है श्वेत ज्वाला पर मैंने कि मिलेगा, एकदम सफेद ज्वाला जो है मिलेगा, यानी कि सफेद कलर से उसका जो है मैंने कि क्या बोलते हैं, आग का जो लपट होगा ध्यान रखिए वो सफेद कलर का होगा। ठीक है, तो इसमें से ध्यान रखिएगा ये मैग्नीशियम होता है। कौन होता है, मैग्नीशियम होता है, जिसका ज्वाला जो है सफेद कलर का होता है। कौन सा कलर का होता है जी, सफेद कलर का होता है, याद रखिएगा। 61 नंबर सवाल देखिए, कर्मा कुंचन यानी कि क्या बोलते हैं जी, पेरिस्टेल्स, क्या बोलेंगे इसको, हमको इंग्लिश पढ़ने नहीं आ रहा जी, गजब हाल है मेरा। ठीक है, पेरिस्टेल्स ऐसे ही बोलेंगे, पेरिस्टेल्स। ठीक है, गति कहाँ पाई जाती है, तो कर्मा कुंचन, यानी कि देखिए कर्मा कुंचन कहने का मतलब है संकुचन और शीतलन जो है दोनों साथ साथ हो तो उसको बोलते हैं कर्मा कुंचन। जैसे आप लोग गला से जो है मान के चलो कि जो है निगलते हैं, ठीक है, गला से भोजन को निगले, ठीक है, तो निगलेंगे ना, देखिए यहाँ पे जो है पिचकेगा, ध्यान रखिए, और इधर जो है फैलेगा। ठीक है, तो क्या होगा जी, भोजन नीचे गिरेगा, फिर यहाँ पे जो है पिचकेगा और भोजन क्या चीज नीचे वाला और फैलेगा तो फिर और नीचे जाएगा। तो इस तरह से जो गति होता है ध्यान रखिए, इसको हम लोग बोलते हैं कर्मा कुंचन। जिस समय जो है इस सिकुड़ रहा है, जिस समय इसका हो रहा है जी सिकुड़ रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं संकुचन। क्या बोलते हैं जी, संकुचन। और जिस समय फैल रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग कच्ची शिथिलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, शिथिलन। तो यही संकुचन और शिथिलन वाला गति है इसको बोलते हैं कर्मा कुंचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, कर्मा कुंचन। इंग्लिश तो पढ़ने आ ही रहा है मुझे भी पता है। ठीक है, तो कर्मा कुंचन जो है गति होता है, कहाँ होता है जी, तो पूरा का पूरा आहार नाल में ऐसे गति देखने को मिलता है। ठीक है, मांसपेशी में ऐसा गति नहीं होता है और ना ही हृदय में ऐसा गति होता है। तो यहाँ पे आहार नाली में होगा, ध्यान रखिए, यानी कि आहार नाल में होगा, जिसका लंबाई जो है लगभग 8 से 10 मीटर के आसपास होता है एक वयस्क व्यक्ति में। ठीक है, तो 61 नंबर का हो जाएगा जी ऑप्शन जो है बी, बिल्कुल सही आंसर है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। 62 नंबर सवाल देख लीजिए, टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है। ठीक है, तो टैनिन कहाँ जमा होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, वृक्ष के छाल में जमा होता है। कहाँ होता है जी, वृक्ष के छाल में जमा होता है। टैनिन जो है एक उत्सर्जी पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है जी, उत्सर्जी पदार्थ है, लेकिन ये मानव जो है इसका उपयोग अच्छे से करता है, क्योंकि टैनिन जो है मानव के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो टैनिन एक है तो उत्सर्जी पदार्थ, यानी कि बेकार पदार्थ है पेड़ पौधों के लिए, ठीक है, लेकिन हम लोग के लिए जो है ये उपयोगी होता है, इससे बहुत सारी चीज़ों को बनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है कहाँ पाया जाता है जी, वृक्षों के छाल में पाया जाता है, छाल में। ठीक है, जो वृक्ष के जो है तना से ऊपर देखिए खोपड़िया को निकलता है, उसी खोपड़िया में जो है पाया जाता है टैनिन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 63 नंबर, हृदय का पेसमेकर कहते हैं। ठीक है, तो हृदय के पेसमेकर एसे नोड को बोलते हैं, देखिए क्या बोलते हैं, एसे नोड। ठीक है, इसको कहीं कहीं पे सिनोट्रियल नोड कहा जाता है, सिनोट्रियल नोड। ठीक है, सिनोट्रियल नोड कहा जाता है, या फिर कहीं कहीं पे इसको जो है साइनी ऑरिकुलर नोड भी कहा जाता है। ठीक है, एसे नोड को जो है बोला जाता है साइनी ऑरिकुलर नोड भी बोला जाता है, या फिर सिनोट्रियल नोड भी बोला जाता है। ध्यान रखिए, इसको हम लोग शॉर्टकट में एसे नोड बोलते हैं। और हृदय का पेसमेकर है, यानी कि इसी के कारण जो है हृदय जो है संतुलित
संतुलित रूप से गति करता है, ठीक है। और 1 मिनट में कितना बार धड़कता है जी, 72 बार के आसपास धड़कता है। तो अगला सवाल देखिए इसी संबंधित है, 64 नंबर। एक सामान्य व्यक्ति में हृदय धड़कन की गति होती है, तो हृदय धड़कन गति आप लोग जानते हैं कि 72 बार धड़कता है, ध्यान रखिए। तो 72 किसके किसके बीच में आता है जी, 70 से 80 के बीच में आता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन जो है सी सही आंसर जो है टिक आउट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 64 का जो है ऑप्शन सी होगा, 70 से 80 के बीच में जो है आराम से सामान्य व्यक्ति का जो है हृदय का धड़कन रहता है, ठीक है। तो 64 का जो है ऑप्शन आप लोग सी याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे 65 नंबर सवाल पे चले आते हैं। क्या कह रहा है 65 नंबर सवाल, तो रुधिर चाप नियंत्रित होता है। तो रुधिर का जो है चाप नियंत्रित होता है, यानी कि रक्त का जो है चाप नियंत्रित होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर जो है नियंत्रित होता है। किसके द्वारा होता है जी, तो एड्रिनल ग्रंथि द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है जी, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा होता है। और इसी को कभी कभी जो अधिवृक्क भी लिखता है। क्या लिखता है जी, अधिवृक्क भी लिखता है। और अधिवृक्क क्यों लिखता है ध्यान रखिए, क्योंकि ये वृक्क पर ही पाया जाता है। वृक्क यानी कि किडनी जो होता है ना जी, मानव में 2 जोड़ा जो है किडनी है, ठीक है। मानव में कितना जोड़ा किडनी है जी, 2 जोड़ा जो है किडनी है। इसी किडनी के ऊपर जो है अधिवृक्क पाया जाता है, यहीं पे ध्यान रखिए। इसी किडनी के ऊपर क्या होता है जी, अधिवृक्क पाया जाता है, दोनों किडनी पर ध्यान रखिए। तो ये अधिवृक्क कहिए या फिर एड्रिनल ग्रंथि कहिए, ये दोनों का दोनों जो है नाम सेम है। और यही जो है रक्तचाप को नियंत्रित करता है, रक्तचाप को नियंत्रित करता है कौन, अधिवृक्क या फिर एड्रिनल ग्रंथि, ध्यान रखिए। और यह जो कहाँ पाया जाता है जी, तो वृक्क यानी कि किडनी पर पाया जाता है। वृक्क को इंग्लिश में हम लोग किडनी बोलते हैं, ध्यान रखिए। 66 नंबर सवाल देख लीजिए, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है। तो आपको हम बता देते हैं, यहाँ पे देखिए पादप हार्मोन 4 को दिया हुआ है, ठीक है। तो सबके बारे में यहाँ पे बताते हैं। तो ये देखिए एब्सिसिक अम्ल जो है ये पेड़ पौधा का जो है गति को रोकता है, विकास को रोकता है, ध्यान रखिए। और पत्तियों को मुरझाने के लिए यही उत्तरदायी होता है एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। अगर किसी पेड़ पौधा पे एब्सिसिक अम्ल छिड़क दें तो उसका पत्ती उत्ती सब जो है मुरझा जाएगा, हो सकता है कि पेड़ पौधा जो है वो मर भी जाए, ठीक है, यानी कि वो सूख जाए। ऑक्सीजन जो होता है ध्यान रखिए, ऑक्सीजन इस सामान्यतः ध्यान रखिएगा वृद्धि एवं विकास के लिए उत्तरदायी होता है। वृद्धि एवं विकास के लिए क्या होता है जी, ऑक्सीजन जो है उत्तरदायी होता है, ठीक है। आप लोग इसको याद रखिएगा। अच्छा, आपको जो है थोड़ा सा साइटोकाइनिन के बारे में भी बताते हैं। तो साइटोकाइनिन जो होता है ध्यान रखिए, साइटोकाइनिन एक कोशिका के विभाजन में मदद करता है। जो नया नया कोशिका बनता है ना जी, उसके विभाजन में जो है मदद करता है, ठीक है। वहीं अगर जिब्रेलिन्स का बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा तना के बढ़ने के लिए जो है ये क्या करता है जी, सहायक होता है। तना के बढ़ने में सहायक होता है जिब्रेलिन्स, ठीक है, ध्यान रखिए। तो ये सब जो है हार्मोन अलग अलग काम करता है पेड़ पौधों में। इसके और भी बहुत सारे काम है, लेकिन ये मेन हमने काम बता दिया आपको, जिसको 10वां क्लास में आराम से पढ़ करके याद रखना है, ठीक है। तो 66 नंबर का फिलहाल आप लोग कैसी मारिए जी, एब्सिसिक अम्ल मारिएगा, क्योंकि यही जो है पत्तियों को मुरझाने में मैंने क्या करता है जी, इसके मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। 67 नंबर सवाल देख लीजिए, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है रंध्र के द्वारा होता है। और इसी रंध्र को कहीं कहीं पे स्टोमाटा भी कहा जाता है। क्या कहता है, स्टोमाटा कहता है। रंध्र हिंदी शब्द है, स्टोमाटा इंग्लिश शब्द है, ध्यान रखिए। बस दोनों जो है, दोनों का दोनों नाम क्या है जी, एक ही है। 68 नंबर सवाल देख लीजिए, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। तो पीत रस जो होता है ध्यान रखिए, पीत रस इस सामान्यतः यकृत से स्रावित होता है, ध्यान रखिए। और यकृत से स्रावित होता है तो छोटी आंत में जाता है। कहाँ जाता है जी, छोटी आंत में जाता है, ध्यान रखिए। अग्न्याशय से जो है अग्न्याशयी रस स्रावित होता है। अग्न्याशय से कौन सा रस स्रावित होता है जी, अग्न्याशयी रस स्रावित होता है। और इस अग्न्याशयी रस में बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे में इमाइलेज होता है, ट्रिप्सिन होता है, लाइपेस होता है, न्यूक्लियस होता है, मल्टोस होता है। कौन कौन मैंने मल्टोस शायद होता है कि नहीं होता, नहीं मुझे पता, ठीक है, लेकिन हई सब जरूर होता है। इमाइलेस, ट्रिप्सिन, लाइपेस, न्यूक्लियस, ये सब जो है होता है, ठीक है। तो अग्न्याशय से जो है अग्न्याशयी रस निकलता है। और इस अग्न्याशयी रस में इमाइलेस, ट्रिप्सिन, लाइपेस, न्यूक्लियस ये सब जो है पाया जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। 69 नंबर सवाल देख लेते हैं, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, ठीक है। यानी कि कवक जो होता है, ठीक है, कवक इसमें पोषण का जो है कौन सा विधि पाया जाता है, यानी कि किस विधि से जो है अपना पोषण करता है। ध्यान रखिए, ये मृतजीवी पोषण करता है। कौन सा पोषण करता है जी, मृतजीवी पोषण करता है, यानी कि सड़े गले मरे हुए चीजों को खाता है, ठीक है, ध्यान रखिए। यानी कि जो यानी कि जीव मर जाता है उसको ही खाने में खाता है, ध्यान रखिए। कवक का वही भोजन होता है। तो मृतजीवी पोषण है, क्योंकि मरे हुए जीवों को खाता है, ठीक है। 70 नंबर देखिए, समजात अंगों का उदाहरण है। तो समजात अंग किसको बोलते हैं, तो ध्यान रखिए, वैसा अंग, ठीक है, जीवों में पाए जाने वाला वैसा अंग जिसका उत्पत्ति जो है समान हो, ठीक है। उत्पत्ति यानी कि एकदम समान हो, ठीक है, लेकिन वो काम जो है अलग अलग करे, तो उसको बोलते हैं हम समजात अंग बोलते हैं। जैसे में हमारा हाथ और
और कूते का अगला पैर, अग्रपाद मतलब अगला पैर, ठीक है रखिए। ये दोनों का दोनों जो है उत्पत्ति में तो सेम है, लेकिन कूता का अगला पैर जो है चलने में काम आता है, दौड़ने में काम आता है, लेकिन वही हम लोग का हाथ जो है आप लोग को थपड़ियाने में काम आता है। अच्छा, थपड़ियाने में काम नहीं आता है तो मतलब कैसे में काम होता है, पकड़ने में, जैसे कलम से लिख रहे हैं तो लिखने में काम आ रहा है, पकड़ने में काम आ रहा है, छूने में काम आता है, दौड़ने में काम आता है, हाँ आता है, हाथों हिलाते हैं ना आप लोग, तो ये सब अलग अलग काम है, ध्यान रखिए। तो कूता का अग्रपाद जो है अलग काम करता है और हमारा हाथ जो है अलग काम करता है। तो ये दोनों का दोनों समजात अंग है, क्योंकि उत्पत्ति तो सेम हुआ है, ठीक है, लेकिन काम जो है इसका अलग अलग है, ठीक है। तो 70 नंबर का जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक तो है 71 नंबर सवाल देख लेते हैं, और 71 नंबर सवाल क्या कर रहा है जी, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, तो प्रतिवर्ती चाप जो बनता है वो मेरुरज्जु में बनता है। कहाँ बनता है जी, मेरुरज्जु में बनता है, ध्यान रखिए। तो मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में बनता है, तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब सवाल जो है अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो 71 के बाद आते हैं सीधे सीधे 72 नंबर सवाल पे, और देखिए 72 नंबर सवाल जो है थोड़ा सा छोटा है, तो इसको बड़ा कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो डिस्कशन हम लोग करेंगे, टेंशन मत लीजिए। अभी जो है फिलहाल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, देखिए सामान्य अनुशीतलन रक्त दाब होता है, ठीक है। तो सामान्य अनुशीतलन यानी कि डायस्टोलिक प्रेशर, ध्यान रखिए वो कितना होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 80 mm होता है। कितना होता है जी, 80 mm Hg होता है, ठीक है। 80 mm Hg होता है, यानी कि पाड़े पर 80 मिलीमीटर तक ले चढ़ जाता है, ध्यान रखिए। तो ये अनुशीतलन यानी कि डायस्टोलिक प्रेशर है। वहीं अगर सिस्टोलिक प्रेशर यानी कि क्या चीज, प्रकुंचन दाब का बात करें, ठीक है, प्रकुंचन दाब का अगर बात करें तो ये कितना होता है जी, 120 के आसपास होता है, 120 mm Hg होता है, ध्यान रखिए। प्रकुंचन दाब या फिर सिस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे इसको, 120 mm होता है। और वहीं अनुशीतलन यानी कि डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 80 mm Hg होता है। तो ये 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा याद रखिएगा, ऑप्शन ए याद रखिएगा, लेकिन साथ में हाई हो याद रखना जरूरी है। यहाँ पे 73 नंबर सवाल देख लीजिए, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, यानी कि उभयलिंगी कहने का मतलब क्या चीज, उसमें नर और मादा दोनों हिस्सा पाया जाता है। देखिए कुत्ता में जो है नर और मादा दोनों हिस्सा पाया जाता है क्या, नहीं, कुत्ता अलग होता है, कुतिया अलग होती है, ठीक है, ध्यान रखिए। बिल्ली में भी क्या होता है, एक लिंगी होता है, क्योंकि बिल्ली अलग होती है, बिलाड़ अलग होता है, ठीक है। बकरी अलग होती है, बोका अलग होता है, ध्यान रखिए। तो ये सब जो एक लिंगी है, लेकिन वहीं केचुआ जो है ये उभयलिंगी होता है। केचुआ क्या होता है जी, उभयलिंगी होता है। तो 73 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 74 नंबर सवाल, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होता है, तो लैंगिक जनन कहाँ होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा फूलों में होता है, क्योंकि यहीं पर स्त्री केसर और पुरुष पुंग केसर जो है पाया जाता है। यानी कि कैसे जी, नर भाग और मादा भाग कहाँ पाया जाता है जी, फूलों में ही पाया जाता है, तो यहीं पर लैंगिक जनन होता है। तो 74 नंबर का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 75 नंबर सवाल, निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है, यानी कि एक मैंने क्या चीज उसमें एक ही लिंग पाया जाता है, वैसा कौन सा पुष्प है, ध्यान रखिए। तो ये जो है पपीता हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा जी, पपीता का पुष्प हो जाएगा। देखिए पपीता जो है कोई कोई देखिएगा खाली फूला करके जो है झड़ जाता है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो वो जो है नर वाला होता है, कौन सा होता है, नर वाला। और जिस पपीता में ध्यान रखिएगा फल लगता है, यानी कि पपीता जो है फरता वो मादा वाला होता है, ध्यान रखिए। तो ये जो है पपीता एक लिंगी होता है, पपीता कैसा होता है जी, एक लिंगी होता है। वैसे ही तरकुल के पेड़ में देखेंगे कि एगो बालाहात तरकुल होता है, उसमें एगो बाल पकड़ता है, ध्यान रखिएगा। वो खाजा वाला होता है जिसमें खाजा पकड़ता है, तो जो खाजा वाला है वो तो मादा तार का पेड़ है, ठीक है, ध्यान रखिए। और जो बाल वाला है वो नर तार का पेड़ है, ध्यान रखिए। यानी कि मेल है तो बाल वाला, और कैसे जी फल वाला जो है मादा है। उस तरह से पपीता में जो फूल वाला है, ध्यान रखिए, खाली फुला के झड़ जाता है, जो कैसे जी नर वाला है। अगर वो ऐसे फल पकड़े तो मादा वाला है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे 75 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, पपीता जो है एक लिंगी पुष्प है। कौन सा पपीता का जो पुष्प है वो कौन सा है जी, एक लिंगी पुष्प है, ध्यान रखिए। यहाँ पे 76 और कर रहा है कि बाघ उपभोक्ता है, ठीक है। आप बाघ जो है कौन सा उपभोक्ता ध्यान रखिए, तो बाघ जो है तृतीय पोषी स्तर का उपभोक्ता है, ठीक है। देखिए जो पेड़ पौधे होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं उत्पादक बोलते हैं, जो कि प्रथम पोषी स्तर के होते हैं। और पेड़ पौधे जो ध्यान रखिएगा, पेड़ पौधे को जो खाने वाले जो जीव होते हैं उनको हम शाकाहारी जीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, शाकाहारी जीव बोलते हैं, जो कि द्वितीय पोषी स्तर का होंगे, ठीक है। इन शाकाहारी को जो खाते हैं उनको हम लोग मांसाहारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, मांसाहारी बोलते हैं, और ये तृतीय पोषी स्तर का हो जाएंगे, ठीक है। और मांसाहारी को भी जो खाते हैं ध्यान रखिएगा, वो जो है मैंने कहा चीज, वो जो मांसाहारी को खाता है वो सर्वोच्च मांसाहारी के रूप में आएगा, और इससे आगे ऐसे ही जो है जाते जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे उत्पादक प्रथम पोषी स्तर हुआ, शाकाहारी वाला जो है द्वितीय पोषी स्तर, और मांसाहारी वाला जो हुआ वो तृतीय पोषी स्तर हुआ। तो यहाँ पे बाघ जो है मांसाहारी में आता है, ध्यान रखिए, तृतीय पोषी स्तर। और जो मांसाहारी होगा तृतीय से ऊपर का ही होगा, ध्यान रखिए। तो ये तृतीय पोषी स्तर का होगा, ठीक है, ध्यान रखिए। तो मांसाहारी ध्यान रखिएगा सामान्यतः या तो तृतीय होंगे ना तो तृतीय के बाद के होंगे, इस बारे में आप लोग ध्यान रखिए। तो उसका
पोषी स्तर देख लीजिएगा कितना होगा, तो ये सजा करके ही आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, उत्पादक जो होता है ध्यान रखिए हमेशा प्रथम पोषी स्तर होता है और शाकाहारी वाला जो है द्वितीय पोषी स्तर होता है, आप लोग इस बारे में ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद जो है सब मांसाहारी वाले ही हो जाते हैं। अब देखिए 77 नंबर सवाल देखिए, निम्नांकित में से किसको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? तो आप लोग ध्यान रखिए जीव विज्ञान का जो पिता होता है यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी वो होते हैं अरस्तु साहब। कौन होते हैं जी? अरस्तु साहब। इन्हीं को कहा जाता है गॉड फादर ऑफ का जी, गॉड फादर के जो भी है फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं इनको। अब देखिए यहाँ पे 78 नंबर सवाल, अलैंगिक जनन की विधि है। ठीक है, यानी कि अलैंगिक जनन की जो है कौन सी विधि होती है? ध्यान रखिए तो ये बीजाणु जनन भी होता है, मुकुलन भी होता है, विखंडन भी होता है, तीनों का तीनों जो है अलैंगिक जनन की ही विधि है। तो यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है आप लोग डी टिक आउट करके आइएगा। देखिए मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है, तो कपाल तंत्रिकाओं की जो संख्या होती है वो होती है 12 जोड़ी। कितना जोड़ी होती है जी? 12 जोड़ी होती है। और वहीं अगर 31 जोड़ी जो होता है ध्यान रखिए वो मेरु तंत्रिका कोशिकाओं का जो है संख्या होता है। ठीक है, मेरु तंत्रिकाओं का जो है संख्या कितना होता है जी? 31 जोड़ी होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अगर मेरु पूछेगा मेरु तंत्रिका, ठीक है, तो आप लोग मारिएगा इसको कहते हैं जी 31 जोड़ी। अगर कपाल तंत्रिका पूछेगा तो 12 जोड़ी आप लोग टिक आउट कीजिएगा। तो आप लोग दोनों बातों को जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे कह रहा है कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा होता है? कृमि रूप परिशेषिका जो होता है वो कोलन में पाया जाता है। कहाँ पर? बस कोलन कर रहा है, सीकम में पाया जाता है। कहाँ पाया जी? सीकम पाया जाता है। सीकम यानी कि बड़ी आंत का जो हिस्सा ध्यान रखिए, बड़ी आंत में ही सीकम पाया जाता है। ध्यान रखिए तो बड़ी आंत के सीकम में ये जो है क्या चीज कृमि रूप परिशेषिका पाया जाता है। और ये जो सीकम जो है बड़ी आंत का हिस्सा, और बड़ी आंत किसका हिस्सा है जी? आहार नाल का हिस्सा है। ध्यान रखिए तो ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। तो 80 का जो है ऑप्शन आप लोग ए याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आपको हमने यहाँ पे 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हमने पढ़ा दिया आपको। ठीक है, ध्यान रखिए। अब 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद जो है आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि अब जो है यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन बचने की आएगा। ठीक है, ये फिजिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इधर जीव विज्ञान का है। ठीक है, इधर जो है केमिस्ट्री का भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन उपलब्ध है। ठीक है, आप देख सकते हैं केमिस्ट्री का है। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको कहाँ मिलेगा? आप लोग सीधे सीधे जाइए प्लेलिस्ट में और वहां से देखिएगा मॉडल पेपर का जो है, ध्यान रखिएगा मॉडल पेपर का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। ठीक है, उस मॉडल पेपर का जो है प्लेलिस्ट में आप लोग खोलिएगा, ध्यान रखिएगा तो उसमें आपको एक पार्ट 2 करके मिलेगा, पार्ट 2। ठीक है, विज्ञान का जो है पार्ट 2 वाला आएगा, ध्यान रखिएगा। उसी पार्ट 2 में इसका सब्जेक्टिव का जो है डिस्कशन कराए हुए हैं, तो जा करके जरूर देखिए। ठीक है, तो आइए जल्दी से प्लेलिस्ट में और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे उपलब्ध है। ठीक है, ओके, मिलते हैं सब्जेक्टिव वाले प्लेलिस्ट में, जल्दी से आइए।